हर हर महादेव दोस्तों, शुरू करेंगे आपके फोर्थ सेमेस्टर की ऑपरेटिंग सिस्टम की यूनिट फर्स्ट। इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम का। ए ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर। देखो इंग्लिश में तो आप पढ़ लेना, मैं आपको एक बार समझा देता हूँ बस। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो यूजर यानी कि आप और कंप्यूटर के हार्डवेयर के बीच इंटरफेस का काम करता है। मतलब ये दोनों के बीच ब्रिज बनाता है जिससे आप इजीली कंप्यूटर यूज कर सको बिना हार्डवेयर टेक्निकल डिटेल जाने। अब डेफिनेशन पे आ जाते हैं, व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा प्रोग्राम है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज को मैनेज करता है। इसका काम है मेमोरी रैम को मैनेज करना, सीपीयू को एलोकेट करना, फाइल्स और डिवाइसेस माउस प्रिंटर एक्सेट्रा को कंट्रोल करना, प्रोग्राम को रन करने के लिए एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना। ओएस की वजह से यूजर को हार्डवेयर के कॉम्प्लेक्स पार्ट को डायरेक्टली समझने की जरूरत नहीं पड़ती। आप कीबोर्ड या माउस से जो काम करते हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू हार्डवेयर तक पहुंच जाता है। सम एग्जांपल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि विंडोज, माइक्रोसॉफ्ट का ओएस है जो मोस्टली पीसी में यूज होता है या लैपटॉप में, पीसीज में। लाइनक्स का नाम सुना होगा आपने, ये ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जो प्रोग्रामर्स और सर्वर में पॉपुलर है। फिर मैक ओएस का नाम सुना होगा, एप्पल के कंप्यूटर लैपटॉप के लिए होता है। एंड्रॉइड मोबाइल फोन के लिए सबसे कॉमन ओएस है। फिर आ जाता है टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे फर्स्ट है आपका सिंपल बैच सिस्टम। अब सिंपल बैच सिस्टम से आप क्या समझते हैं? कुछ नहीं समझते होंगे, तो कोई बात नहीं, मैं समझा देता हूँ। सोचो तुम्हारे पास 10 स्टूडेंट हैं जो अपना होमवर्क एक टीचर को दे देते हैं। टीचर सारे होमवर्क एक साथ चेक करता है, एक एक करके। यहाँ यूजर कंप्यूटर से डायरेक्ट बात नहीं करते, सब काम एक क्यू में होता है। एग्जाम्पल पुराने जमाने के बड़े कंप्यूटर्स जैसे कि IBM 1960s। सेकंड नंबर पे आ जाते हैं हमारे मल्टी प्रोग्राम बैच सिस्टम। अब इसको भी एक सिंपल एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं हम। सोचो टीचर एक स्टूडेंट का होमवर्क चेक कर रहा है, तभी वो कुछ टाइम के लिए रुक जाता है, तो टीचर दूसरे स्टूडेंट का होमवर्क चेक करना स्टार्ट कर देता है। मतलब सीपीयू एक काम रुकते ही दूसरा काम पकड़ लेता है, इससे टाइम वेस्ट नहीं होता। तो जो मल्टी प्रोग्राम बैच सिस्टम होते थे, एक बार में मल्टीपल जॉब्स मेमोरी में लोड होती थी। जब एक इनपुट के लिए रुकती है तो सीपीयू दूसरी जॉब एग्जीक्यूट करता है, इससे सीपीयू यूटिलाइजेशन बढ़ता है। ओएस डिसाइड करता है कि कौन सी जॉब पहले चलेगी। फिर होते हैं आपके टाइम शेयरिंग सिस्टम। अब इसे भी सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। सोचो एक वेटर एक टेबल पर ऑर्डर लेता है, फिर तुरंत दूसरे टेबल पर चला जाता है। सब लोगों को लगता है कि वेटर उनका काम कर रहा है। ऐसे ही सीपीयू हर यूजर का काम बहुत तेजी से स्विच करके करता है। एग्जांपल यूनिक्स सिस्टम। फिर आए आपके पर्सनल कंप्यूटर सिस्टम। ये सिस्टम एक सिंगल यूजर के लिए होते हैं, जैसे तुम अपना लैपटॉप या फोन यूज करते हो। इसमें तुम्हारे लिए माउस, आइकन्स और विंडोज होते हैं जो काम इजी बनाते हैं। एग्जांपल विंडोज, मैकओएस ऑन पीसीज और लैपटॉप। पर्सनल कंप्यूटर सिस्टम ही चल रहे हैं आजकल। फिर आए हमारे पैरेलल सिस्टम। पैरेलल सिस्टम भी समझते हैं हम। मान लो, सोचो आप एक काम को 4 लोग मिलकर एक साथ कर रहे हैं, तो काम फास्ट हो जाएगा ना। ऐसे ही एक से ज्यादा सीपीयू एक साथ काम करते हैं, इसमें फास्ट स्पीड मिलती है प्लस रिलायबल सिस्टम मिलता है। फिर होते हैं हमारे डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। इसे हम ऐसे समझते हैं, एक ऑफिस के अलग अलग डिपार्टमेंट में कंप्यूटर्स हैं, सब एक नेटवर्क से जुड़े हुए हैं। हर कंप्यूटर भी अलग काम करता है, पर जरूरत पड़ने पर एक दूसरे से डेटा शेयर कर सकते हैं। एग्जांपल इंटरनेट बेस्ड सिस्टम, सर्वर्स एक्सेट्रा। फिर है हमारे रियल टाइम सिस्टम। रियल टाइम सिस्टम कैसे समझेंगे आप? मान लीजिए हार्ट पेशेंट का मॉनिटर मशीन, अगर उसमें 1 सेकंड का डिले हो जाए तो दिक्कत हो सकती है। ऐसे ही रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है तुरंत रेस्पॉन्स देना बिना डिले के। एग्जांपल एयर ट्रैफिक कंट्रोल, हॉस्पिटल मशीन्स, रोबोट्स वगैरह। तो यहाँ पे आपके सिस्टम्स के टाइप खत्म होते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर हम बढ़ते हैं, आपके मेमोरी मैनेजमेंट। सबसे पहले मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, मेन मेमोरी रैम एंड सेकंड मेमोरी स्टोरेज हार्ड डिस्क। द ओएस मैनेज हाउ मेमोरी इज यूज्ड एंड एलोकेट इट टू डिफरेंट प्रोसेस। तो कंप्यूटर की मेमोरी 2 पार्ट में डिवाइड होती है। सबसे पहले है मेन मेमोरी जिसे हम रैम कहते हैं, जो कि फास्ट होती है। फिर आती है आपकी सेकेंडरी स्टोरेज, जैसे हार्ड डिस्क स्लो पर परमानेंट स्टोरेज होती है। ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस मेमोरी को मैनेज करता है, यानी कौन सा प्रोसेस कितनी मेमोरी लेगा ये डिसाइड करता है। नेक्स्ट है आपका लॉजिकल वर्सेस फिजिकल एड्रेस स्पेस। सबसे पहले हम समझते हैं लॉजिकल एड्रेस। ये एड्रेस सीपीयू बनाता है जब कोई प्रोसेस रन होता है। फिजिकल एड्रेस ये रियल एड्रेस होता है जो रैम में होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एक एमएमयू, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट, इसको आप याद रखिएगा एमएमयू को। ये
आपके शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है, इसकी फुल फॉर्म बताइए एमएमयू की। ये क्या होती है? मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एक एमएमयू होती है जो लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट करती है। जैसे मान लीजिए तुम मैप पर कोई लोकेशन देख रहे हो अपने फोन में, तो वो क्या हो गया, जो आप लोकेशन देख रहे हो वो हो गया उसका लॉजिकल एड्रेस। पर असली जगह पर पहुंचना फिजिकल एड्रेस, यानी कि फिजिकल एड्रेस, लॉजिकल एड्रेस आपके फोन में है और फिजिकल एड्रेस वो वहीं पे है जहाँ पे वो जगह है। तो ऐसे ही लॉजिकल एड्रेस सीपीयू बनाता है, और जो फिजिकल एड्रेस होता है ना वो एक्चुअल लोकेशन होती है जो मेमोरी में यानी कि रैम में होती है। अब आया था स्वैपिंग, अदला बदली, प्रोसेस ऑफ मूविंग प्रोसेस बिटवीन मेन मेमोरी एंड डिस्क। जब मेमोरी फुल हो जाए, मान लीजिए आपने बहुत सारे प्रोग्राम एक साथ चला दिए, तो आपकी क्या होगी, रैम जो होती है वो फुल हो जाएगी। तो ओएस क्या करेगा, ओएस कुछ डेटा को रैम से, जो पुरानी एप्लीकेशन है, मान लीजिए अभी आप व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं और बैकग्राउंड में क्रोम भी खोल रखा है, इंस्टाग्राम भी खोल रखा है, तो उसमें से जो डेटा होगा ना, उसका डेटा कुछ वो रैम से हटाकर हार्ड डिस्क में ट्रांसफर कर देगा, सेकेंडरी स्टोरेज में आपका ट्रांसफर कर देगा। जब जरूरत होती है तो फिर वापस से रैम में लेता है। मान लीजिए व्हाट्सएप बंद कर दिया आपने, दोबारा से क्रोम चला दिया, तो वो जो डेटा है क्रोम वाला वो फिर वापस आपकी सेकेंडरी मेमोरी से रैम में ले लेगा। इससे क्या होगा, इससे सीपीयू ज्यादा काम कर पाता है, लेकिन कभी कभी स्पीड स्लो हो जाती है। स्पीड स्लो हो जाएगी, मेमोरी की अदला बदली करेंगे तो स्पीड स्लो हो ही जाएगी। तो आप समझ गए स्वैपिंग क्या होती है, अदला बदली। अब आ जाते हैं आपका कंटीजियस कंटीजियस एलोकेशन पे। अब हम कंटीजियस अब हम कंटीजियस एलोकेशन को ऐसे समझते हैं, मान लीजिए तुम्हारे पास एक बड़ा बेंच है, जैसे आपके कॉलेज में बेंचेस होती है ना, उस बेंच पर चार बच्चे एक के बाद एक के बाद एक सीधी लाइन में बैठे हुए हैं, कोई गैप नहीं है। अब क्या होगा, उसको ही बोलते हैं कंटिन्यूअस एलोकेशन, मतलब प्रोसेस को रैम में एक ही कंटिन्यूअस ब्लॉक में दिया जाता है लाइन में। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कंटिन्यूअस एलोकेशन में, मान लीजिए अगर कोई बीच वाला बच्चा उठ गया और वो पतला सा है, तो वो जगह जो खाली स्पेस बनेगा वो छोटी बनेगी। लेकिन एक बड़ा बच्चा आ गया मोटा तगड़ा, तो वो उस जो खाली स्पेस है वो उसमें बैठ नहीं पाएगा। इसी प्रॉब्लम को कहते हैं एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। जब कंटिन्यूअस एलोकेशन में मेमोरी बीच में से एक छोटी स्पेस खाली हो जाती है, तो उसकी वजह से जो बड़ी स्पेस वाली प्रोसेस होती है वो उसमें फिट नहीं हो पाती, उसको ही बोलते हैं एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को भी याद रखिएगा, कंटिन्यूअस एलोकेशन को भी याद रखिएगा। कंटिन्यूअस एलोकेशन का मतलब है प्रोसेस को रैम में एक ही कंटिन्यूअस ब्लॉक में दिया जाता है, एक लाइन। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, वही प्रॉब्लम होती है जो मैंने अभी आपको बताई है, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। तो कंटिन्यूअस एलोकेशन में कौन सी प्रॉब्लम होती है, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। अब आ जाता है इसके बाद पेजिंग। पेजिंग में आपका क्या होता है, सोचो तुम्हारे पास एक किताब है और उसके पेजेस अलग अलग अलमारी में रख देते हो आप। प्रोसेस को पेज में डिवाइड किया जाता है और रैम को फ्रेम्स। हर पेज को किसी भी खाली फ्रेम में रख सकते हैं। अब प्रोसेस को छोटे छोटे टुकड़ों में, जिनको पेज बोला जाता है, उसमें डिवाइड कर दिया जाता है, और रैम को छोटे छोटे टुकड़ों में मेमोरी को डिवाइड कर दिया जाता है, उनको फ्रेम बोला जाता है। तो जो आपके प्रोसेस के टुकड़े हैं ना, पेजेस, उसको किसी भी फ्रेम में रख देते हैं। तो इसमें फायदा क्या होता है, जगह छोटी हो या बड़ी हो तब भी काम चल जाता है, मेमोरी का बेटर यूज होता है। जैसे किसी भी रूम में कोई भी पेज डाल दो, नंबरिंग से ढूंढ लेंगे। पेजिंग ये होती है, प्रोसेस को पेज में डिवाइड किया जाता है और रैम को फ्रेम्स में, हर पेज को किसी भी खाली फ्रेम्स में रख देते हैं। अब आ जाते हैं आपके सिगमेंटेशन। सिगमेंटेशन क्या होता है, मान लीजिए एक नोटबुक है जिसमें फर्स्ट सेक्शन में मैथ है, सेकंड सेक्शन में इंग्लिश है, थर्ड सेक्शन में साइंस। ये हर सब्जेक्ट अलग अलग पार्ट में है, यानी कि सिगमेंट। प्रोसेस को भी ऐसे ही डिवाइड करते हैं, एक को कोड में कर लेते हैं, प्रोसेस के एक पार्ट को, दूसरे पार्ट को स्टैक में, तीसरे पार्ट को डेटा में। इससे फायदा क्या होता है, सब कुछ क्लियर होता है, हर सेगमेंट का साइज अलग हो सकता है। तो यहाँ पे आपका सेगमेंटेशन भी खत्म होता है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। नहीं भी आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो को दोबारा देखिए, ध्यान से देखिए, समझ में आ जाएगा। अब आ जाते हैं वर्चुअल मेमोरी। देखो, अब जो मार्केट में फोन आ रहे हैं कोई भी कंपनी के, तो उसमें क्या लिखा होता है, आप ध्यान दीजिएगा, उसमें लिखा होता है 8+8 GB रैम। तो वो एक्चुअल रैम तो आपकी 8 GB होती है, तो वो जो 8 GB रैम एक्स्ट्रा बनाई होती है, वो रैम बनाई होती है आपकी सेकेंडरी मेमोरी से। जब ऐसे ही कंप्यूटर में, जब कंप्यूटर के पास रैम कम पड़ जाती है, तब ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क का एक हिस्सा टेम्परेरी रैम जैसे यूज करता है। इसी को कहते हैं वर्चुअल मेमोरी। मान लीजिए आप एक बैग लेके जाते हैं, पिट्ठू बैग छोटा सा,
उसको मान लो रैम, और एक बैग लग रहा है आपकी बाइक में, बड़ा सा बैग, उसको मान लेते हैं हार्ड डिस्क सेकेंडरी में। जब उस छोटे से बैग में जगह फुल हो जाएगी तो आप क्या करोगे, कुछ जो होगा स्पेस ना, अपनी बाइक वाले बैग का यूज कर लोगे। कुछ बुक्स जो है वो आपके उस वाले बैग में रख दोगे, जरूरत पड़ने पर उसे निकाल के दोबारा से अपने उसमें ले आओगे। वैसे ही काम करता है वर्चुअल मेमोरी। तो आपको वर्चुअल मेमोरी समझ में आ गई। वर्चुअल मेमोरी सिंपल सा है, सम स्पेस हार्ड डिस्क या सेकेंडरी मेमोरी से लेकर उसको एज ए रैम प्रिटेंड कर दिया जाता है, उसको ही बोलते हैं वर्चुअल मेमोरी। ठीक है, अब आ जाते हैं डिमांड पेजिंग पर। इसमें डिमांड पेजिंग, जब कोई पेज चाहिए होता है और रैम में नहीं होता तो ऑपरेटिंग सिस्टम उस पेज को हार्ड डिस्क से रैम में लेके आता है। इससे मेमोरी का यूज कम होता है। अगर पेज रैम में नहीं मिलता तो पेज फॉल्ट होता है। अब यहाँ पे आपकी दो डेफिनेशन आपको याद करनी है। डिमांड पेजिंग क्या होती है, जब पेज आर लोडेड इनटू मेमोरी ऑन व्हेनली रिक्वायर्ड। जब कोई पेज चाहिए होता है और रैम में नहीं होता तो उस पेज को हार्ड डिस्क से रैम में लाया जाता है। और जब कोई पेज जैसे चार रखे हैं और रैम में नहीं है तो उस सिचुएशन को क्या बोलेंगे, उस सिचुएशन को बोलेंगे पेज फॉल्ट। पेज फॉल्ट इज अकर व्हेन पेज इज नॉट इन मेमोरी। अब आ जाता है पेज रिप्लेसमेंट। जब रैम फुल हो जाती है और एक नया पेज लाना होता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक पुराना पेज हटा देता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं पेज रिप्लेसमेंट। अब आपने कभी सिचुएशन फील की होगी, मान लीजिए आपने बहुत सारे प्रोग्राम खोल दिए अपने विंडो और आपकी मेमोरी हो गई फुल और आप दूसरा प्रोग्राम खोलना चाह रहे हैं, तो आप क्या करोगे, आप जो करंट में प्रोग्राम बहुत सारे चल रहे हैं उसमें से एक या दो प्रोग्राम को हटा दोगे मेमोरी से, यानी कि उसे क्लोज कर दो। फिर आपका जो नया वो है प्रोग्राम वो खुल जाएगा। ऐसे ही होता है पेज रिप्लेसमेंट। जब मेमोरी रैम फुल हो जाती है और एक नया पेज लाना होता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम को एक पुराना पेज हटाना पड़ता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं पेज रिप्लेसमेंट। अब इसकी एल्गोरिदम होती है कुछ, जैसे कि आपने थर्ड सेमेस्टर में पढ़ा होगा फीफो लीफो। ऐसे ही सबसे फर्स्ट एल्गोरिदम है फीफो, क्यू में पढ़ा होगा आपने फर्स्ट इन फर्स्ट। तो फीफो में क्या होगा, जो पेज सबसे पहले आया था उसे सबसे पहले हटा दो। जैसे लाइन में जो सबसे पहले खड़ा है वही पहले निकलता है। फिर एल्गोरिदम होती है LRU, लीस्ट रिसेंटली यूज्ड। जो पेज सबसे लंबे टाइम से यूज नहीं हुआ, ऐसे ही खुला पड़ा है, उसका कोई यूज नहीं हो रहा, तो उसी पेज को हटा दो। जैसे ही एक किताब के जो पिछले महीने से नहीं पढ़ी उसको हटा दो। फिर होता है ऑप्टिमल, जो पेज फ्यूचर में सबसे देर तक नहीं यूज होने वाला उसे हटा। हमें पता है कि हम सेकंड सेमेस्टर में हैं, या फिर हमें पता है कि हम फोर्थ सेमेस्टर में हैं और हम सिक्स सेमेस्टर की बुक का अभी यूज नहीं करेंगे एक साल तक। तो क्या है, उस वाली बुक्स को कहीं और रख दो, उसको हटा दो सामने से। अभी केवल और केवल फोर्थ सेमेस्टर की बुक्स रखो। तो यही होता है। तो फीफो में क्या होता है, जो सबसे पहले आया है वो हटा देंगे पहले। LRU में जो जिसका काम कम यूज हो रहा है अभी उसको हटा देंगे। ऑप्टिमल में क्या होगा, जिसका फ्यूचर में यूज कम होगा उसको हटा देंगे। तो ये थी आपकी पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम, फीफो, LRU, ऑप्टिमल। शॉर्ट फॉर्म, इनकी शॉर्ट फॉर्म से फुल फॉर्म भी याद कर लेना और इनको भी एक बार अच्छे से देख लेना, याद कर लेना, आ सकती है ये। अब आ जाते हैं डिमांड पेजिंग परफॉर्मेंस। ये क्या होता है, परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है हर पेज फॉल्ट रेट से। जितना कम पेज फॉल्ट होगा उतनी अच्छी ज्यादा परफॉर्मेंस होगी, और जितना ज्यादा पेज फॉल्ट होगा उतना ही सिस्टम स्लो होगा। पेज फॉल्ट की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी थी, क्या होता है पेज फॉल्ट। अब आ जाते हैं एलोकेशन ऑफ फ्रेम्स। एलोकेशन ऑफ फ्रेम्स में सबसे फर्स्ट है आपका फिक्स्ड एलोकेशन, हर प्रोसेस को बराबर फ्रेम मिलते हैं। सेकंड है वेरिएबल एलोकेशन, जिसको ज्यादा मेमोरी चाहिए उसको ज्यादा फ्रेम मिलते हैं। फिर आ जाता है थ्रेशिंग। थ्रेशिंग क्या होता है, ये थ्रेशिंग है, ट्रेडिंग नहीं है। जब हर वक्त पेज फॉल्ट होता रहता है और OS बस पेज ही स्वैप करता रहे, प्रोसेस एग्जीक्यूट ही ना करे। मान लीजिए तुम हर सेकंड में बुक ढूंढ रहे हो अलमारी से, फिर रख रहे हो, ढूंढ रहे हो, निकाल रहे हो, ढूंढ रहे हो, तो बस आप इसमें ही लगे रह जाओगे, पढ़ाई नहीं हो पाएगी, आप सिस्टम बिजी हो जाएगा। ऐसे ही जब हर वक्त पेज फॉल्ट होता रहे और OS बस पेज ही स्वैप करता रहे, प्रोसेस एग्जीक्यूट ही ना हो, इसे ही कहते हैं थ्रेश। कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म्स देख लेते हैं, दो तीन इस यूनिट की, ये लास्ट होंगी। सबसे पहला होता है वर्किंग सेट मोड। OS देखता है कि अभी कौन सा पेज चाहिए और बस वही रखता है रैम।
फिर होता है प्री पेजिंग, जरूरत पड़ने पर पहले ही पेजेस रैम में ला दिए जाते हैं। पेज साइज, छोटी पेज ज्यादा ओवरहेड होगी, बड़ी पेज ज्यादा मेमोरी वेस्ट करेगी। रिप्लेसमेंट पॉलिसी, पेज रिप्लेस करने का तरीका फेयर और एफिशिएंट होना चाहिए। पेज रिप्लेसमेंट मैंने आपको पहले ही बता दी थी। इसके साथ साथ आपको फर्स्ट यूनिट मैंने यहाँ पे कंप्लीट करा दी है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। शुरू करते हैं आपके यूनिट सेकंड ऑपरेटिंग सिस्टम की। इस यूनिट में हम प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे, प्रोसेस क्या होती है और सीपीयू से कैसे शेड्यूल करता है, ये सब पढ़ेंगे इसमें। तो इस यूनिट का सबसे फर्स्ट टॉपिक है हमारा प्रोसेस। सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रोसेस आखिरकार होता क्या है। तो प्रोसेस इज ए प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन, यानी कि प्रोसेस एक प्रोग्राम होता है जो चल रहा होता है एग्जीक्यूशन में। जैसे हम मान लीजिए कोई भी टर्बो सी या फिर एमएस वर्ड का प्रोग्राम ओपन करते हैं, तो जब वो ओपन करते हैं उससे पहले तो वो प्रोग्राम है, लेकिन जब वो ओपन हो जाता है ना, जब वो चल रहा होता है, तो वो एक प्रोसेस बन जाता है। तो समझे आप प्रोसेस का मतलब। प्रोसेस में सिर्फ कोड ही नहीं होता बल्कि और भी चीज़ें होती है, जैसे कि प्रोग्राम काउंटर होता है आपका। ये क्या करता है प्रोग्राम काउंटर, ये बताता है कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कौन सी होगी। फिर आपके रजिस्टर्स होते हैं, टेम्परेरी डेटा को स्टोर करते हैं। फिर आपके वेरिएबल होते हैं प्रोग्राम के डेटा को स्टोर करने के लिए। फिर मेमोरी होती है प्रोसेस के कोड और डेटा के लिए जगह। एवरी प्रोसेस हैज़ ए पीसीबी। पीसीबी क्या होती है, हमारी प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। हर प्रोसेस के पास एक पीसीबी होती है जो उसके बारे में इंपॉर्टेंट डिटेल स्टोर करती है, जैसे कि इसकी प्रोसेस आईडी। प्रोसेस का एक यूनिक नंबर होता है, जैसे कि रोल नंबर। करंट स्टेट स्टोर करती है। प्रोसेस किस स्टेट में है, रनिंग में है, रेडी में है या फिर वेटिंग में है। सीपीयू रजिस्टर्स होते हैं। जब प्रोसेस रुकता है तो उसका डेटा यहाँ स्टोर होता है। मेमोरी लिमिट्स होती है, प्रोसेस को कितनी मेमोरी दी गई है, ये सब। तो यहाँ से यहाँ तक थी आपकी प्रोसेस की बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब आते हैं प्रोसेस शेड्यूलिंग। प्रोसेस शेड्यूलिंग होती क्या है। इट इज़ ए मेथड बाय विच द ओएस डिसाइड विच प्रोसेस इज रन नेक्स्ट। कुछ नहीं है, शेड्यूलिंग का मतलब आप समझते ही हैं। शेड्यूल करने का मतलब क्या होता है, प्रोसेस को ओएस का काम होता है कि डिसाइड करना कि नेक्स्ट प्रोसेस कौन सी चलेगी सीपीयू पर। स्टेट ऑफ प्रोसेस, या फिर कह सकते हैं हम प्रोसेस का लाइफ साइकिल। एक प्रोसेस 5 स्टेज से गुजरती है, बिल्कुल आपकी तरह, जैसे कि आप स्टूडेंट हो। सबसे फर्स्ट होगी आपकी न्यू। मान लीजिए एडमिशन होने वाला है, जब प्रोसेस बन रहा होता है। एग्जाम्पल, जैसे तुमने एमएस वर्ड ओपन किया तो वो क्रिएट हो रहा है। फिर आती है रेडी। रेडी यानी कि लाइन में है और नंबर आने वाला है, वेट में है। प्रोसेस रेडी है चलने के लिए, पर उसको सीपीयू नहीं मिला। एग्जाम्पल, जैसे स्टूडेंट एग्ज़ाम देने के लिए लाइन में खड़े हैं। फिर होती है रनिंग। अब एग्ज़ाम दे रहे हैं, प्रोसेस को सीपीयू मिल गया, अब वो एग्जीक्यूट हो रहा है। सिर्फ एक प्रोसेस एक टाइम में रनिंग स्टेट में होता है। फिर फोर्थ होती है हमारी वेटिंग। प्रोसेस कुछ इवेंट का वेट कर रहा है, जैसे इनपुट आउटपुट कंप्लीट होने का। एग्जाम्पल, तुम आंसर लिखने से पहले क्वेश्चन पढ़ने का वेट कर रहे हो। फिर लास्ट है हमारा टर्मिनेटेड। प्रोसेस फिनिश हो गया है और उसमें कोई भी एरर नहीं आया है। तो ये होती है आपकी 5 स्टेज प्रोसेस की। ये पांचों स्टेट हर ऑपरेटिंग सिस्टम में होती है और शेड्यूलर जो करेगा इनमें शिफ्ट करेगा, यानी कि न्यू से रेडी में पहुंचाएगा, रेडी से रनिंग में, रनिंग से वेटिंग में। तो शेड्यूलर क्या करता है, प्रोसेस की स्टेट को शिफ्ट करता है। ठीक है। अब अगला टॉपिक है हमारा ऑपरेशन ऑफ प्रोसेस। प्रोसेस में होने वाले ऑपरेशन क्या क्या होते हैं। सबसे पहला होता है प्रोसेस क्रिएशन, नया प्रोसेस बनना। जब एक नया प्रोसेस स्टार्ट होता है तो वो किसी एग्जिटिंग प्रोसेस के थ्रू होता है। जिस प्रोसेस ने उसको बनाया है उसे पेरेंट प्रोसेस कहेंगे, और जो नया प्रोसेस बना है उसको चाइल्ड प्रोसेस कहेंगे। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आपने क्रोम ब्राउज़र ओपन किया, अब उसमें एक नया टैब खोला, तो जो पेरेंट होगा वो क्रोम होगा प्रोसेस, और जो चाइल्ड प्रोसेस होगी वो क्या होगा, नया टैब। सेकेंड है प्रोसेस टर्मिनेशन। ये ऑपरेशन है, वो स्टेट थी, ठीक है। टर्मिनेशन का मतलब होता है प्रोसेस का खत्म हो जाना। जब प्रोसेस अपना काम पूरा कर लेता है या किसी वजह से एरर आ जाता है उसमें और वो रुक जाता है, तो वो टर्मिनेट हो जाता है। टर्मिनेशन के बाद ऑपरेटिंग सिस्टम उसकी मेमोरी को फ्री कर देता है रैम से। जैसे तुमने नोटपैड में कुछ लिखा और सेव किया और उसको क्लोज कर दिया, अब वो प्रोसेस जो है आपकी टर्मिनेटेड हो गई,
थर्ड है हमारी प्रोसेस हायरार्की, यानी कि पेरेंट और चाइल्ड का रिश्ता। ओएस में प्रोसेस ट्री स्ट्रक्चर में होते हैं। एक पेरेंट कई चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट कर सकते हैं, चाइल्ड प्रोसेस भी अपना चाइल्ड बना सकती है, इससे हायरार्की बन जाती है। एग्जाम्पल जैसे कि सीएमडी खोला, सीएमडी के बारे में अगर आप जानते हो, कमांड प्रॉम्प्ट होता है, उसमें उससे तुमने एक प्रोग्राम रन किया पेरेंट, उसने बैकग्राउंड में एक और प्रोसेस स्टार्ट कर दी चाइल्ड, फिर उसने भी एक और बैकग्राउंड में टास्क स्टार्ट कर दिया, तो ऐसे क्या एक हायरार्की बन गई पेरेंट चाइल्ड की, फिर उसके चाइल्ड की। ठीक है, तो ये थे आपके 3 ऑपरेशन, नाम याद रखिएगा इनके और इनका काम भी याद रखिएगा, प्रोसेस क्रिएशन, टर्मिनेशन और हायरार्की। अब आते हैं सीपीयू शेड्यूलिंग। सीपीयू शेड्यूलिंग देखो होता क्या है, जब एक से ज़्यादा प्रोसेस रेडी स्टेट में होते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है कि कौन सा प्रोसेस सीपीयू पर चलेगा। इसी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को कहते हैं सीपीयू शेड्यूलिंग। मान लीजिए आप 4 बच्चे लाइन में लगे हो कॉपी चेक कराने के लिए, तो टीचर डिसाइड करेगा कि किसकी कॉपी पहले चेक करनी है। तो वो जो टीचर हो गया आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, वो डिसाइड करेगा कौन सी कॉपी पहले चेक होगी, तो वो शेड्यूल कर रहा है आपको, तो उसको ही बोलते हैं सीपीयू शेड्यूलिंग। इसमें टॉपिक के अंदर सब टॉपिक है, सबसे पहला है शेड्यूलिंग क्राइटेरिया। इसका मतलब है कि किस बेस पे डिसाइड करेगा कौन सी चीज़ पहले होगी। ठीक है, इसमें सबसे फर्स्ट है सीपीयू यूटिलाइजेशन। सीपीयू कभी भी आइडल ना रहे, हमेशा कोई ना कोई काम करता रहे। थ्रोटपुट, 1 मिनट में कितने प्रोसेस कंप्लीट हो रहे हैं उसको बोलते हैं थ्रोटपुट। टर्न अराउंड टाइम, प्रोसेस को सबमिट करने से लेके कंप्लीट होने तक का टोटल टाइम कितना लगा। वेटिंग टाइम, प्रोसेस कितना टाइम रेडी क्यू में वेट कर रहा है। रेस्पॉन्स टाइम, रिक्वेस्ट भेजने के बाद कितनी देर में पहला आउटपुट मिला उसको बोलते हैं रेस्पॉन्स टाइम। अब आ जाती है एल्गोरिदम। एल्गोरिदम ही डिसाइड करती हैं कि प्रोसेस कौन सा पहले होगा कौन से बाद में होगा। इसमें सबसे फर्स्ट एल्गोरिदम है हमारी FCFS, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, पहले आओ और पहले सर्व हो, जो पहले आया है वो चलेगा। एग्जाम्पल लाइन में खड़े होना, अब मान लीजिए किसी भी भंडारे की लाइन में खड़े हैं आप, तो उसमें क्या होगा, ऐसा तो नहीं है कि आप लास्ट में खड़े हो और आपको दे दिया पहले भंडारा, तो पहले जो खड़ा होगा उसको मिलेगा ना, तो यही होता है इसमें फर्स्ट कम फर्स्ट आउट। फिर आता है नेक्स्ट एल्गोरिदम इसकी, शॉर्टेस्ट जॉब नेक्स्ट, SJN, प्रोसेस विद द शॉर्टेस्ट एग्जीक्यूशन टाइम इज सेलेक्टेड नेक्स्ट। अब क्या होगा इस वाली एल्गोरिदम में, क्या होता है इसमें, ये होता है कि जिसका काम छोटा है उसे पहले चांस मिलेगा, फास्ट प्रोसेसिंग के लिए अच्छा होता है। अब इसे ऐसे समझते हैं, मान लीजिए अब किसी ट्रेन में जा रहे हो, ठीक है, आपके पास खाने के लिए काफ़ी सारे आइटम्स हैं अलग अलग तरह के, तो आप पहले कौन सा आइटम को खाओगे जिसमें टाइम कम लगेगा खाने में। तो ये एल्गोरिदम ऐसे ही काम करती है कि जो भी प्रोसेस छोटे टाइम में एग्जीक्यूट हो जाएगी उसको ही पहले नंबर मिलेगा। ठीक है, फिर आ जाती है प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। इसमें क्या होगा, हर प्रोसेस को एक प्रायोरिटी दी जाती है, हाई प्रायोरिटी वाली पहले चलाई जाएगी फिर बाद में चलाई जाएगी। अब मान लीजिए आपके शहर में कोई एक पॉलिटिशियन आ रहा है, नेता, तो आप जा रहे हो लाइन में अपनी बाइक लेके या कार लेके, और नेता आ जाता है, तो पहले आपको थोड़ी ना जाने देंगे, पहले जो VIP है उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है तो उसको जाने देंगे। ऐसे ही ये एल्गोरिदम काम करती है हमारी। ठीक है, अब आते हैं रोबिन राउंड पर। रोबिन राउंड में क्या होता है, सबको इक्वल टाइम दिया जाता है टर्न बाय टर्न। टाइम स्लाइस क्वांटम सेट होता है, जैसे 2 सेकंड में हर प्रोसेस को। एग्जांपल म्यूजिक चेयर गेम। लास्ट आ जाती है हमारी मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग। प्रोसेस को कैटेगरीज क्यू में डिवाइड करते हैं, जैसे सिस्टम प्रोसेस, यूजर प्रोसेस, हर क्यू का अपना एक अलग रूल होता है। अब आ जाओ मल्टीपल प्रोसेस शेड्यूलिंग। ये होता कब है, ये जब होता है जब एक सिस्टम में एक से ज़्यादा CPU हो। कैसे कैसे होगा, सबसे पहले होगा एसिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग। इसमें क्या होगा, एक CPU ही सबका बॉस होता है, वही शेड्यूल करता है, बाकी सिर्फ इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हैं। जैसे आपके कॉलेज में डायरेक्टर डिसाइड करेगा कि कौन सा टीचर कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाएगा, ये सब डायरेक्टर के कंट्रोल में होता है। ठीक है, फिर आ जाते हैं सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग, SMP। इसमें क्या होगा, सभी CPU बराबर होते हैं, हर CPU अपना शेड्यूल खुद कर सकता है। जैसे मान लीजिए यूट्यूब पर टीचर, अब वे अपना काम अपने आप डिसाइड कर सकते हैं कि हम कौन सा काम पहले करेंगे, कौन सा काम बाद में करेंगे, कौन सा टॉपिक पहले पढ़ाएंगे, कौन सा टॉपिक बाद में पढ़ाएंगे। तो एसिमेट्रिक में क्या होगा, एक CPU बॉस होगा,
पहले बात तो ये समझ लीजिए, मल्टीपल प्रोसेस शेड्यूलिंग में क्या होता है, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं एक सिस्टम के अंदर, बहुत सारे ही सीपीयू होते हैं। तो जब बहुत सारे सीपीयू होंगे तो एसिमेट्रिक में तो एक सीपीयू सबका बॉस होगा, वो डिसाइड करेगा कि कौन सा सीपीयू कौन सा काम करेगा। सिमेट्रिक में क्या होगा, सभी सीपीयू अपना काम खुद डिसाइड करेंगे। अब नेक्स्ट है आपका प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। सिंक्रोनाइजेशन पढ़ने से पहले एक बार हम रोबिन राउंड को देख लेते हैं, एक बार दोबारा से देख लेते हैं, कभी आपको इसमें कन्फ्यूजन हो थोड़ा बहुत। अब इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो 4 दोस्त हैं, सबको 2-2 मिनट मिलते हैं टीवी देखने के लिए। उसके बाद अगला दोस्त फिर से साइकिल रिपीट होती है। यही होता है रोबिन राउंड। अब आपको समझ में आ गया। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन में क्या होता है, जब एक से ज़्यादा प्रोसेस एक ही समय पर चल रहे होते हैं और किसी शेयर्ड रिसोर्स जैसे मेमोरी, फाइल, प्रिंटर को एक्सेस करते हैं तो उनके बीच कन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन की ज़रूरत होती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा समझते हैं। जब एक से ज़्यादा प्रोग्राम यानी कि प्रोसेस एक ही टाइम पर कंप्यूटर में चल रहे होते हैं तो वो एक जैसे रिसोर्सेज जैसे प्रिंटर, मेमोरी, फाइल को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। अगर सभी एक साथ रिसोर्स को यूज़ करेंगे तो गलत आउटपुट आ सकता है या सिस्टम क्रैश हो सकता है। इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए सिंक्रोनाइजेशन का यूज़ होता है। मतलब एक प्रोसेस चले तो दूसरा रुक जाए, बारी बारी से चले। ठीक है, अब आते हैं क्रिटिकल प्रॉब्लम सेक्शन। ये क्या होता है, एक क्रिटिकल सेक्शन इज ए पार्ट ऑफ कोड वेयर शेयर्ड रिसोर्सेज आर एक्सेस। ये वो पार्ट होता है कोड का जहां प्रोसेस शेयर्ड रिसोर्स जैसे प्रिंटर या फाइल को एक्सेस। रूल ये है कि एक समय में सिर्फ एक ही प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में जाएगा, वरना दिक्कत हो सकती है। इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए 3 रूल या कंडीशन होती हैं। सबसे फर्स्ट होता है म्यूचुअल एक्सक्लूजन। सिर्फ एक प्रोसेस एक टाइम पे क्रिटिकल सेक्शन में जाएगा, इसका मतलब होता है ये। फिर होता है प्रोग्रेस। अगर कोई प्रोसेस अंदर नहीं है तो दूसरे प्रोसेस को अंदर जाने का चांस मिलना चाहिए बिना रुकावट के, इसको बोलते हैं प्रोग्रेस। बाउंडेड वेटिंग। बाउंडेड वेटिंग क्या होता है, हर प्रोसेस को एक लिमिटेड टाइम के अंदर अपनी बारी मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई कभी भी अंदर ही ना जा पाए। फिर आते हैं हम सिंक्रोनाइजेशन हार्डवेयर। स्पेशल मशीन इंस्ट्रक्शंस लाइक टेस्ट एंड सेट स्वैप हेल्प इन सॉल्विंग सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम। कुछ स्पेशल मशीन इंस्ट्रक्शंस होती हैं जैसे कि टेस्ट एंड सेट स्वैप। ये क्या काम करती हैं, ये हार्डवेयर लेवल पर काम करती हैं और हेल्प करती हैं कि एक समय में एक ही प्रोसेस को अंदर भेजा जाए। सेमाफोर्स। सेमाफोर्स होता क्या है, सोचो सेमाफोर्स एक लॉक होता है जो क्या काम करेगा, जो बताएगा अंदर फ्री है या फिर बिजी है कोई। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे आप डॉक्टर को दिखाने जाते हैं कोई भी अपनी बीमारी को, तो एक डॉक्टर के गेट पर एक इंसान खड़ा हुआ होता है लोग की तरह। वो क्या बताता है कि अंदर डॉक्टर के पास पेशेंट है या फिर नहीं है। ऐसे ही सीमाफोर्स होता है, ये बताता है कि सीपीयू फ्री है या फिर वो बिजी है। अब टाइप ऑफ सेमाफोर्स 2 तरह के होते हैं। सबसे पहला काउंटिंग सेमाफोर। जैसे अगर 3 प्रिंटर हैं तो काउंटिंग सेमाफोर 3 तक काउंट करेगा। फिर होता है बाइनरी सेमाफोर। बाइनरी सेमाफोर या म्यूटेक्स भी बोल देते हैं इसको। सिर्फ 0 या 1, या तो रिसोर्स फ्री है या फिर रिसोर्स बिजी है। इस पे ऑपरेशन होते हैं, वेट ऑपरेशन होता है। वेट ऑपरेशन क्या करेगा, प्रोसेस को अंदर जाने से पहले चेक करेगा, अगर रिसोर्सेज बिजी है तो प्रोसेस रुक जाएगी। फिर आ जाओ सिग्नल। जब प्रोसेस का काम हो जाता है तो ये बताता है कि रिसोर्स अब फ्री है। क्लासिकल प्रॉब्लम ऑफ सिंक्रोनाइजेशन। रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं इसको। सबसे फर्स्ट तरह की प्रॉब्लम क्या होती है सिंक्रोनाइजेशन में, बाउंडेड बफर प्रॉब्लम में। मान लीजिए कोई भी प्रोड्यूसर एक आइटम बनाता है और एक कंज्यूमर उसे यूज़ करता है। तो प्रोड्यूसर आइटम बना रहा है, कंज्यूमर उसे यूज़ कर रहा है। अगर बफर फुल हो गया तो प्रोड्यूसर को रुकना पड़ेगा, तो इसे बोलते हैं बाउंडेड बफर प्रॉब्लम। सेकंड तरह की होती है रीडर्स एंड राइटर प्रॉब्लम। अगर एक से ज़्यादा रीडर एक फाइल पढ़ रहे हैं तो चलेगा, लेकिन अगर कोई राइटर लिख रहा है तो और कोई रीड या राइट नहीं कर सकता। मान लीजिए आप एक बुक को पढ़ रहे हैं 2 जने एक साथ बैठ के, वो चल जाएगा, लेकिन आप लिख भी रहे हैं और कोई उसे पढ़ भी रहा है, वो नहीं चलेगा। तो इस वाली प्रॉब्लम को बोलते हैं रीडर्स राइडर प्रॉब्लम। फिर आ जाते हैं डाइनिंग फिलोसोफर प्रॉब्लम। 5 फिलोसोफर टेबल पर बैठे हैं, सबको खाना खाना है, लेकिन स्पून जो है वो लिमिटेड है। अगर सब एक साथ उठाएं तो डेडलॉक हो सकता है, इसलिए उनको बारी बारी से स्पून ले ला होगा। समझ रहे हो, 5 जने बैठे हो आप टेबल पर, खाना खाना है आपको,
चम्मच रखी है एक, आपने पाँचों ने एक साथ हाथ बढ़ा दिया और चम्मच पर रख दिया, तो 5 जन है एक चम्मच को पकड़ रहे हैं, तो उसको बोलते हैं कंडीशन को डेडलॉक। तो लेकिन इसको बचने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको बचने के लिए आपको एक एक करके पहले एक चम्मच लेगा, फिर उस चम्मच को पहले से दूसरे को देंगे, फिर दूसरे से तीसरे को देंगे, ऐसे होगा। तो इस वाली प्रॉब्लम जो क्रिएट हुई है ना, जो पांचों ने एक साथ चम्मच उठा लिया है, तो इसको ही बोलते हैं डाइनिंग फिलोसोफर प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम के साथ आपकी ये वाली यूनिट, सेकंड यूनिट समाप्त होती है। शुरू करते हैं आपकी यूनिट थर्ड, डेडलॉक्स। डेडलॉक को समझने के लिए सिस्टम मॉडल। एक सिस्टम में क्या क्या होता है, रिसोर्सेज होती है, प्रोसेस होती है। रिसोर्सेज जैसे कि सीपीयू, मेमोरी, रैम, प्रिंटर, फाइल्स एक्सेट्रा। प्रोसेस क्या होती है, प्रोग्राम जो सिस्टम में चल रहे होते हैं। अब प्रोसेस काम कैसे करती है, सबसे पहले वो रिक्वेस्ट भेजेगी कि रिसोर्स दे दो मुझे। जब उसे रिसोर्स मिल जाएगा तो वो यूज़ करेगी, काम करेगी। फिर जब वो उसका काम पूरा हो जाएगा तो वो काम होने पर रिसोर्सेज को फ्री कर देगी। अब डेडलॉक कब होता है, डेडलॉक जब होता है जब एक से ज़्यादा प्रोसेस एक ही टाइम में एक दूसरे के पास जो रिसोर्सेज है उसका वेट कर रही है। जैसे मान लीजिए एक प्रोसेस है P1, उसको चाहिए प्रिंटर। दूसरी प्रोसेस है P2, उसको चाहिए मेमोरी। अब दोनों एक दूसरे के रिसोर्सेज चाहते हैं, लेकिन दोनों में से अपना रिसोर्स कोई नहीं छोड़ रहा। इस सिचुएशन को बोलते हैं डेडलॉक। कोई भी प्रोसेस आगे नहीं बढ़ सकती इसमें, तो तब डेडलॉक हो जाएगा। अब डेडलॉक होने के लिए 4 कंडीशन होती है। म्यूचुअल एक्सक्लूजन सबसे फर्स्ट कंडीशन है। इसमें क्या होता है, कोई भी रिसोर्स जैसे कि प्रिंटर या मेमोरी एक टाइम पर सिर्फ एक ही प्रोसेस के पास हो सकता है। दो प्रोसेस एक ही रिसोर्सेज को एक साथ यूज नहीं कर सकती। होल्ड एंड वेट, प्रोसेस एक रिसोर्सेज को होल्ड किए रखता है और दूसरे रिसोर्सेज के लिए वेट कर रहा होता है। नो प्रीम्पशन, कोई भी रिसोर्स जबरदस्ती किसी प्रोसेस से छीना नहीं जा सकता। जब तक प्रोसेस खुद से रिसोर्सेज रिलीज ना कर दे तब तक वो रिसोर्स दूसरे को नहीं मिलता। फोर्थ है हमारा सर्कुलर वेट। एक साइकिल बन जाती है, प्रोसेस P1 P2 का वेट कर रहा है कि वो अपना रिसोर्सेज दे, P2 P3 का वेट कर रहा है, P3 फिर से P1 का वेट कर रहा है। तो सब एक दूसरे के रिसोर्सेज का इंतजार कर रहे होते हैं, कोई भी फ्री नहीं करता। अब आ जाते हैं इससे बचने के लिए मेथड कौन कौन से होते हैं। 3 मेथड होते हैं इससे बचने के लिए। सबसे पहला होता है डेडलॉक प्रिवेंशन, अवॉइडेंस होता है, थर्ड में डिटेक्शन एंड रिकवरी। इसको हम अलग अलग भी बोल सकते हैं कि डेडलॉक डिटेक्शन एंड डेडलॉक रिकवरी। सबसे पहला मेथड हम देखते हैं डेडलॉक प्रिवेंशन। डेडलॉक होने के लिए 4 कंडीशन एक साथ होना जरूरी है, तो अगर हम इनमें से एक भी कंडीशन को हटा दें तो डेडलॉक नहीं होगा। चलो इन चारों कंडीशन को अलग अलग समझते हैं और कैसे इन्हें प्रिवेंट करते हैं वो भी देखते हैं। जैसे कि हमने पहले भी समझाया, म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या होता है, जब कोई रिसोर्सेज एक टाइम पर सिर्फ एक ही प्रोसेस यूज कर सकती है। प्रिवेंशन, ऐसे रिसोर्सेज बनाए जाए जो शेयरेबल हो, जैसे कि रीड ओनली फाइल्स। लेकिन कुछ रिसोर्सेज जैसे प्रिंटर शेयरेबल नहीं होते, तो इस कंडीशन को हमेशा हटा पाना पॉसिबल नहीं होता। होल्ड एंड वेट क्या होता है, प्रोसेस एक रिसोर्सेज होल्ड करता है और दूसरा रिसोर्सेज के लिए वेट कर रहा होता है। प्रिवेंशन, प्रोसेस को पहले ही सब रिक्वायर्ड रिसोर्सेज मांगने के लिए फोर्स करो। अगर कोई रिसोर्स नहीं मिलता तो प्रोसेस कुछ भी ना ले या रिलीज कर दे। इससे प्रोसेस एक टाइम पर सब कुछ लेगा या कुछ भी नहीं लेगा, तो डेडलॉक नहीं होगा। फिर होता है नो प्रीम्पशन, एक प्रोसेस से रिसोर्सेज जबरदस्ती नहीं लिया जा सकता। अगर एक प्रोसेस कोई नया रिसोर्सेज मांगता है और नहीं मिलता तो उसके पास जो रिसोर्सेज है वो छीन लो, प्रेम्प्ट कर दो और उसे रेडी क्यू में भेज दो, मतलब रिसोर्सेज फोर्सिबली वापस ले सकते हैं। फोर्थ हमारा सर्कुलर वेट क्या होता है, प्रोसेस एक साइकिल में रिसोर्सेज के लिए वेट कर रहा है, P1 P2 को, P2 P3 को, P3 P1 को। प्रिवेंशन कैसे करेंगे इसका, हर रिसोर्सेज को एक नंबर दे दो और प्रोसेस को बोल दो कि रिसोर्सेज हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही मांगो। इससे सर्कुलर चैन नहीं बन पाएगी। अगर किसी भी एक कंडीशन को हटा दिया जाए तो डेडलॉक होने के चांसेस खत्म हो जाएंगे। ये होता है डेडलॉक प्रिवेंशन। अब सेकंड हमारा है डेडलॉक अवॉइडेंस। डेडलॉक अवॉइडेंस को समझते हैं हम डिटेल में। डेडलॉक अवॉइडेंस का मतलब है पहले से चेक करना कि अगर हम किसी प्रोसेस को रिसोर्सेज दे देते हैं तो सिस्टम डेडलॉक में नहीं चला जाएगा। सेफ स्टेट क्या होती है, अगर सिस्टम ऐसे रिसोर्सेज एलोकेट करता है जिसमें सारे प्रोसेस अपना काम कंप्लीट करके सेफली रिसोर्सेज वापस दे सकते हैं तो उस स्टेट को सेफ स्टेट कहते हैं। अगर कोई प्रोसेस को रिसोर्सेज देने से सिस्टम ऐसा स्टेट में चला जाए जहां आगे डेडलॉक हो सकता है तो उसे अनसेफ स्टेट कहते हैं और अवॉइड करना चाहिए। अब इसमें एक होती है बैंकर्स एल्गोरिदम। जैसे बैंक लोन देने से पहले चेक करता है कि कस्टमर रीपे कर पाएगा या नहीं, वैसे ही ओएस भी रिसोर्स देने से पहले चेक करता है स्टेप बाय स्टेप। हर प्रोसेस को ओएस बताता है कि उसे मैक्सिमम कितने रिसोर्सेज चाहिए। जब प्रोसेस कोई रिसोर्सेज मांगता है तो ओएस देखता है कि अगर ये दे दिया तो सिस्टम सेफ स्टेट में रहेगा या फिर नहीं।
अगर सेफ है तो दे देता है, अगर अनसेफ है तो डिने कर देता है, डेडलॉक से बचने के लिए। तो डेडलॉक अवॉइडेंस में सिस्टम पहले चेक करता है कि आगे कोई रिस्क तो नहीं है। बैंकर्स एल्गोरिदम यूज होता है सेफ स्टेट एंश्योर करने के लिए। ये टेक्निक थोड़ी कॉम्प्लेक्स है बट डेडलॉक होने से पहले ही बच जाते हैं। फिर आता है हमारा थर्ड और फोर्थ, डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी। डिटेक्शन देखते हैं पहले क्या होता है। डेडलॉक डिटेक्शन का मतलब होता है सिस्टम को डेडलॉक में जाने दो लेकिन उसके बाद उसे डिटेक्ट करो, पकड़ो। कैसे डिटेक्ट करते हैं? सिस्टम में एक रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ RAG बनाया जाता है। ये एक डायग्राम होता है जिसमें प्रोसेस और रिसोर्सेज को नोड्स के रूप में दिखाया जाता है। एरो लाइंस दिखाते हैं कि कौन सा किसको होल्ड करके बैठा है और कौन सा किस चीज़ का वेट कर रहा है। साइकिल क्या होता है? अगर इस ग्राफ में साइकिल चक्र बन गया तो इसका मतलब है डेडलॉक हो चुका है, अगर हर रिसोर्सेज का एक ही इंस्टेंट हो। अब चेक करते हैं, सिस्टम टाइम टू टाइम पीरियोडिकली चेक करता है कि कोई डेडलॉक हुआ है या नहीं। इन शॉर्ट में बोले तो डेडलॉक होने से पहले डिटेक्ट करना पड़ता है। RAG से पता चलता है कि सिस्टम में डेडलॉक हुआ है या नहीं। साइकिल इक्वल्स टू डेडलॉक इन सिंगल रिसोर्सेज इंस्टेंट केस। अब इससे रिकवरी कैसे होंगे? जब सिस्टम में डेडलॉक हो जाए और वो डिटेक्ट हो जाए तो उसके बाद सिस्टम को डेडलॉक से बाहर निकालना पड़ता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं डेडलॉक रिकवरी। डेडलॉक से कैसे रिकवर करें? इसमें फर्स्ट है प्रोसेस टर्मिनेशन, प्रोसेस को ही खत्म कर दो। कुछ या फिर सभी प्रोसेस को किल या बंद कर दिया जाता है ताकि डेडलॉक खत्म हो जाए। दो तरीके होते हैं, किल ऑल प्रोसेस, सभी प्रोसेस को टर्मिनेट करो, सिंपल है लेकिन रिस्क भी ज़्यादा है। किल वन बाय वन, एक एक करके प्रोसेस को टर्मिनेट करो जब तक डेडलॉक टूट ना जाए। तो इसमें डेटा लॉस या इंपॉर्टेंट प्रोसेस का बंद हो जाना पॉसिबल होता है। बी होता है रिसोर्स प्रीम्पशन, रिसोर्स वापस लेना। कुछ रिसोर्सेज को फोर्सफुली जबरदस्ती किसी प्रोसेस से वापस लिया जाता है, फिर वो रिसोर्सेज किसी दूसरे प्रोसेस को दिया जाता है जिससे डेडलॉक ब्रेक हो सके। इसमें क्या होता है, इसमें डेटा लॉस हो सकता है और किसी प्रोसेस को रिपीटली स्टार्व भी हो सकती है, उसको बार बार रिसोर्सेज ना मिले। इन शॉर्ट समरी, डेडलॉक के बाद सिस्टम दो तरीके से रिकवर करता है। पहला, प्रोसेस को किल कर देता है, दूसरा रिसोर्स को वापस ले लेता है। लेकिन ये वाले जो दो तरीके होते हैं रिस्की होते हैं। तो यहाँ पे आपका डेडलॉक और आपका यूनिट थर्ड होता है खत्म। डिवाइस मैनेजमेंट आपकी फोर्थ यूनिट। इसमें सबसे फर्स्ट है टेक्निक ऑफ डिवाइस मैनेजमेंट। तो होता क्या है, डिवाइस मैनेजमेंट का मतलब होता है OS को सभी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस जैसे कि प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस, हार्ड डिस्क को मैनेज करना होता है। इसका गोल क्या होता है? एफिशिएंट यूज़ ऑफ डिवाइसेस, सभी डिवाइसेस का बेस्ट तरीके से यूज़ हो। फेयरनेस अमंग प्रोसेस, हर प्रोसेस को डिवाइस का यूज़ करने का मौका मिले, कोई भेदभाव ना हो। फास्ट डेटा ट्रांसफ़र, डेटा जल्दी से ट्रांसफ़र हो ताकि सिस्टम फास्ट चले। फंक्शन क्या क्या होते हैं इसके? कीपिंग ट्रैक ऑफ डिवाइसेस, OS चेक करता है कि कौन सा डिवाइसेस फ्री है और कौन सा बिजी है। सेकंड होता है एलोकेशन डिवाइसेस टू प्रोसेस, जब किसी प्रोसेस को डिवाइस चाहिए होता है जैसे कि मान लो प्रिंटर, OS उस प्रोसेस को डिवाइस एलोकेट कर देता है। कंट्रोलिंग डिवाइस ऑपरेशन, OS डिवाइस को कंट्रोल करता है जैसे कि डेटा का ट्रांसफ़र करना, डिवाइस को ऑन ऑफ करना, एरर को हैंडल करना। इन शॉर्ट में अगर हम देखें, OS डिवाइसेस को ट्रैक करता है, एलोकेट करता है और उन्हें कंट्रोल करता है ताकि सब कुछ एफिशिएंटली और फेयरली चले। फिर आ जाते हैं हमारे टाइप ऑफ डिवाइसेस, डिवाइसेस के प्रकार। तीन टाइप के डिवाइसेस होते हैं। सबसे फर्स्ट है इसमें डेडिकेटेड डिवाइसेस, सिर्फ एक ही के लिए डिवाइस एक टाइम पर सिर्फ एक ही प्रोसेस यूज़ कर सकता है, दूसरे प्रोसेस को वेट करना पड़ता है जब तक पहला काम कंप्लीट ना हो। एग्जाम्पल प्रिंटर, एक बार में सिर्फ एक ही प्रिंट काम कर सकता है। सेकंड होता है शेयर डिवाइस, सबके साथ शेयर होने वाले डिवाइस, एक ही डिवाइस को अलग अलग प्रोसेस एक साथ यूज़ कर सकते हैं लेकिन OS को सिंक्रोनाइज करना पड़ता है ताकि कन्फ्यूजन ना हो। एग्जाम्पल हार्ड डिस्क, बहुत सारे प्रोसेस डेटा रीड और राइट करते हैं एक साथ। फिर आते हैं हमारे वर्चुअल डिवाइसेस, ये क्या होते हैं? दिखने में अलग लेकिन असल में एक। असल डिवाइस को OS ऐसे डिवाइड करता है जैसे जैसे अलग अलग डिवाइस हो, हर प्रोसेस को लगता है कि उसके पास एक अपना पर्सनल डिवाइस है। एग्जाम्पल वर्चुअल प्रिंटर क्यों, सबको अपना अलग अलग प्रिंटर क्यों दिखाई देता है पर असल में एक ही प्रिंटर होता है। इन शॉर्ट में देखें, डेडिकेटेड एक प्रोसेस एक डिवाइस, शेयर्ड सब यूज़ करते हैं, वर्चुअल एक डिवाइस को OS अलग अलग वर्चुअल बना के दिखाता है। फिर आ जाते हैं हमारे इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। सबसे फर्स्ट है इसमें इनपुट डिवाइसेस, ये वो डिवाइस होते हैं जिनके थ्रू हम कंप्यूटर में डेटा भेजते हैं। एग्जाम्पल कीबोर्ड टाइपिंग के लिए, माउस क्लिक करने के लिए, स्कैनर डॉक्यूमेंट या फोटो को कंप्यूटर में ले जाने के लिए। फिर आते हैं हमारे आउटपुट डिवाइसेस, ये वो डिवाइस होते हैं जिनके थ्रू कंप्यूटर हमें रिजल्ट दिखाता है। एग्जाम्पल मॉनिटर स्क्रीन पर डिस्प्ले करता है, प्रिंटर पेपर निकालता है, स्पीकर आवाज़ सुनाता है।
OS यूज डिवाइस ड्राइवर टू मैनेज इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। डिवाइस ड्राइवर एक ऐसा स्पेशल प्रोग्राम होता है जो OS और हार्डवेयर डिवाइस के बीच कनेक्शन बनाता है। बिना ड्राइवर के OS डिवाइस को समझ नहीं सकता। एग्जाम्पल, प्रिंटर को चलाने के लिए प्रिंटर का ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ता है। इन शॉर्ट में अगर हम देखें तो इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, डेटा को अंदर भेजने के लिए। आउटपुट डिवाइसेस का क्या होते हैं, डेटा को बाहर दिखाने के लिए। ड्राइवर क्या होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम और डिवाइस के बीच का ब्रिज होता है एक। स्टोरेज डिवाइस क्या होता है, यूज टू स्टोर डेटा परमानेंटली। स्टोरेज डिवाइसेस वो होते हैं जिसमें हम अपना डेटा को परमानेंटली लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर करते हैं। इन डिवाइस में हम अपनी फाइल्स, फोटोज़, वीडियोस, सॉफ्टवेयर सब कुछ सेव करते हैं। एग्जाम्पल, हार्ड डिस्क, SSD, USB ड्राइव। हार्ड डिस्क क्या होती है, डेस्कटॉप और लैपटॉप में होती है, बड़ा डेटा स्टोर करती है। SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव, हार्ड डिस्क का फास्ट वर्जन है, जल्दी डेटा रीड और राइट करती है। USB जिसको हम पेन ड्राइव भी बोल देते हैं, छोटी और पोर्टेबल डिवाइस होती है, इजीली कहीं भी ले जा सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल करता है रीड और राइट ऑपरेशन। रीड का मतलब होता है डिवाइस को डेटा को डिवाइस से उठाना। राइट का मतलब होता है डेटा को डिवाइस में सेव करना। OS इंश्योर करता है कि डेटा सही जगह पर सही तरीके से सेव हो। इन शॉर्ट समरी, स्टोरेज डिवाइस डेटा को स्टोर करने के लिए यूज होती हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम डेटा को रीड और राइट करने के लिए पूरा सिस्टम मैनेज करता है। अब आ जाते हैं हमारा बफरिंग। बफरिंग होती क्या है, सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं। जब CPU और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जैसे प्रिंटर, हार्ड डिस्क के बीच डायरेक्ट डेटा ट्रांसफ़र स्लो होता है तो OS एक टेम्परेरी स्टोरेज बफर का यूज़ करता है डेटा को कुछ देर तक के लिए रखने के लिए। बफर एक टेम्परेरी मेमोरी एरिया होता है। इससे होता क्या है, CPU और डिवाइसेस अपना काम स्मूथली और जल्दी कर सकते हैं बिना एक दूसरे का वेट किए। 3 तरह से होती है ये। सबसे पहला होता है सिंगल बफरिंग। एक ही बफर यूज़ होता है, जब बफर भर जाता है तभी CPU या डिवाइस आगे काम करते हैं, थोड़ा स्लो होता है। फिर होता है डबल बफरिंग। 2 बफर यूज़ होते हैं, जब एक बफर भर रहा होता है तो दूसरा बफर CPU यूज़ कर रहा होता है, डेटा ट्रांसफ़र फास्टर होता है। सर्कुलर बफरिंग, 2 से ज़्यादा बफर का एक सर्कल बनाते हैं। जब पहला बफर खाली होता है तब तीसरे या चौथे बफर में काम चल रहा होता है। ये मेथड कंटिन्यूस और स्मूथ डेटा ट्रांसफ़र में मदद करता है। इन शॉर्ट में अगर हम देखें तो बफरिंग डेटा को टेम्परेरी रखकर CPU और डिवाइस का काम स्मूथ बनाता है। सिंगल बफर 1 बफर, डबल बफर 2 बफर, सर्कुलर बफर 2+ बफर का एक सर्कल में। तो यहाँ पे आपका बफर भी खत्म हो चुका है। अब आ जाते हैं सेकेंडरी स्टोरेज स्ट्रक्चर। सबसे फर्स्ट है इसमें डिस्क स्ट्रक्चर। जो हार्ड डिस्क होती है उसमें प्लेट्स होती हैं, गोल गोल प्लेट्स। हर प्लेट्स ट्रैक्स में डिवाइड होती हैं, लाइंस में। हर ट्रैक्स के अंदर छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जिनको सेक्टर बोलते हैं। डिस्क कंट्रोलर का काम होता है डिस्क को कंट्रोल करना, डेटा को रीड और राइट करना। डिस्क शेड्यूलिंग, जब बहुत सारे इनपुट आउटपुट ऑपरेशन की रिक्वेस्ट आ रही होती है, डेटा को रीड या राइट करने की रिक्वेस्ट, तो OS डिसाइड करता है कि किस ऑर्डर में इन्हें पूरा करके काम को फास्ट किया जाए। इसमें एल्गोरिदम्स यूज़ होती हैं, जैसे सबसे फर्स्ट है FCFS, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। जो रिक्वेस्ट पहले आई वो पहले सर्व होगी। FCFS में क्या होता है, जो रिक्वेस्ट पहले आती है वो पहले सर्व होती है। जैसे कि आप एक सिंपल लाइन में खड़े हुए हों तो अगर आप पहले आएंगे तो आपका काम पहले होगा। फिर होता है हमारा SSTF, शॉर्ट एज सीक टाइम फर्स्ट। जो रिक्वेस्ट सबसे पास होती है, कम डिस्टेंस पर होती है, उसे पहला पूरा किया जाता है। फिर होता है स्कैन, इसको एलिवेटर एल्गोरिदम भी बोलते हैं। डिस्क का हेड एक डायरेक्शन में मूव करता है और सबको सर्व करता है, जैसे एलिवेटर लिफ्ट एक तरफ सब फ्लोर पर रुकता है। फिर होता है सी स्कैन, हेड एक तरफ जाके एंड तक जाता है, फिर सीधा वापस स्टार्ट में आता है बिना सर्व किए। डिस्क मैनेजमेंट, सबसे पहला है इसमें फॉर्मेटिंग। डिस्क को डेटा रखने के लिए प्रिपेयर करते हैं, न्यू नोटबुक की तरह तैयार करते हैं। फिर आता है पार्टीशनिंग, डिस्क को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं अलग अलग ड्राइव में, जैसे कि C ड्राइव, D ड्राइव। फिर होता है हमारा फ्री स्पेस मैनेज करने के लिए एलोकेशन टेबल का यूज़ होता है, कौन सी जगह फ्री है या फिल्ड है ये ट्रैक करते हैं। स्वैप स्पेस मैनेजमेंट, ये क्या होता है, जब रैम फुल हो जाती है तो ऑपरेटिंग सिस्टम से हार्ड डिस्क का कुछ पार्ट यूज़ में लिया जाता है, जिसको वर्चुअल मेमोरी या टेम्परेरी मेमोरी बोलते हैं। इस जगह को स्वैप स्पेस बोलते हैं। ये हेल्प करता है कि ज़्यादा प्रोसेस एक साथ रन हो सके। डिस्क रीडेबिलिटी, डेटा लॉस से बचने के लिए कुछ टेक्निक का यूज़ होते हैं, जैसे कि RAID। इसमें क्या होता है, RAID रिडक्टेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क। मल्टीपल डिस्क को कंबाइन करते हैं ताकि अगर एक फेल हो जाए डिस्क तो डेटा जो है हमारा वो सेफ रहे। फिर हो गया हमारा रेगुलर बैकअप। इम्पोर्टेंट डेटा
का बैकअप लेते हैं ताकि कुछ ख़राब होने पर डेटा वापस मिल जाए। थर्ड होता है हमारा एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन कोड्स। डेटा में एरर को डिटेक्ट करने के लिए और ठीक करने के लिए कोड्स का यूज़ करते हैं। अगर एक क्विक लाइन में देखें तो डिस्क स्ट्रक्चर, प्लेट्स, ट्रैक्स और सेक्टर्स होते हैं। डिस्क शेड्यूलिंग क्या होती है? रिक्वेस्ट को ऑर्डर में सर्व करना। डिस्क मैनेजमेंट, फॉर्मेट, पार्टीशन और स्पेस मैनेज करना। स्वैप स्पेस, रैम फुल होने पर डिस्क का पार्ट यूज़ करना। रिलायबिलिटी, रैड बैकअप और एरर चेकिंग से डेटा सेफ रहता है। तो यहाँ पे आपकी डिवाइस मैनेजमेंट ख़त्म होती है और इसके साथ साथ आपकी फोर्थ यूनिट भी ख़त्म हो गई है। ऑपरेटिंग सिस्टम की यूनिट 5 स्टार्ट करते हैं इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट की। सबसे पहले देख लेते हैं इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट होता क्या है, इसका इंट्रोडक्शन। जब ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस सिस्टम के अंदर डेटा को फाइल और डायरेक्टरी फोल्डर्स के फॉर्म में मैनेज करता है, उसे ही इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट कहते हैं। ओएस का काम क्या होता है इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट में? ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ इंपॉर्टेंट काम करता है जैसे कि स्टोर करना, डेटा को सेव करना। ओएस डिसाइड करता है कि फाइल को डिस्क के किस पार्ट में स्टोर करना है, फिर रिट्रीव करना, डेटा को वापस लेना। जब यूज़र या प्रोग्राम किसी फाइल को एक्सेस करता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल को लोकेट करके उसके डेटा को प्रोवाइड करता है। सिक्योर करना, फाइल की सिक्योरिटी। ओएस इंश्योर करता है कि अनऑथराइज यूज़र को एक्सेस ना हो सके। परमिशन सिस्टम होता है रीड राइट एग्जीक्यूट करने के लिए। अगर हम रियल एग्जांपल देखें, रियल लाइफ का एग्जांपल देखें, जैसे आप अपने फ़ोन में फ़ोटोज़ को गैलरी के फोल्डर में रखते हो, वैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम भी फाइल्स और फोल्डर को प्रॉपरली अरेंज करता है और प्रोटेक्ट करता है। इन समरी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट क्या होता है? फाइल्स फोल्डर का सही मैनेजमेंट बाय ओएस। ऑपरेटिंग सिस्टम करता है डेटा को स्टोर, डेटा को रिट्रीव, डेटा को सिक्योर। सेकंड है हमारा ए सिंपल फाइल सिस्टम। फाइल सिस्टम सबसे पहले देखते हैं हम होता क्या है। फाइल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जो स्टोरेज डिवाइस जैसे कि हार्ड डिस्क, एसएसडी पर फाइल्स को ऑर्गेनाइज व्यवस्थित करता है। यानी फाइल सिस्टम डिसाइड करता है कि फाइल को कहाँ स्टोर करना है, कैसे एक्सेस करना है और कैसे मैनेज करना है। अब सिंपल फाइल सिस्टम क्या करता है? एक सिंपल फाइल सिस्टम कुछ बेसिक ऑपरेशन प्रोवाइड करता है जैसे कि क्रिएट, नई फाइल बनाना, रीड, फाइल के अंदर डेटा को पढ़ना, राइट, फाइल में डेटा को लिखना, डिलीट, फाइल में डेटा को हटा देना। हर फाइल के साथ क्या स्टोर होता है? जब कोई फाइल बनाई जाती है तो उसके साथ कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी स्टोर होती है जैसे मेटा डेटा। देखते हैं मेटा डेटा में क्या होता है। फाइल का नाम, फाइल टाइप, फाइल किस टाइप की है, टेक्स्ट फाइल है, इमेज फाइल है, वीडियो फाइल है, फाइल का साइज, फाइल कितनी बड़ी है, लोकेशन, फाइल डिस्क में कहाँ रखी गई है, परमिशन, फाइल को कौन रीड और राइट कर सकता है। एग्जाम्पल, अगर आप node.txt नाम की फ़ाइल बनाते हैं तो फाइल सिस्टम उसको मेमोरी में स्टोर करता है और उसके साथ ये सब डिटेल भी सेव करता है कि फ़ाइल का नाम क्या है, कितनी बड़ी है और किस फोल्डर में रखी गई है। तो इन शॉर्ट में अगर हम देखें तो फाइल सिस्टम फाइल को ऑर्गेनाइज और मैनेज करने वाला सिस्टम है। बेसिक काम क्या होते हैं? क्रिएट, रीड, राइट, डिलीट। हर फाइल के साथ मेटा डेटा होता है जो उसकी फाइल डिटेल स्टोर करता है। हर टॉपिक है हमारा जनरल मोड्स ऑफ ए फाइल सिस्टम। एक फाइल सिस्टम में कई लेयर्स लेवल में काम होता है। जैसे एक ओनियन के लेयर होते हैं वैसे ही हर लेयर का अपना अलग रोल होता है। चलो स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे फर्स्ट है आपका एप्लीकेशन लेयर। ये टॉप लेयर होती है जहां यूज़र फाइल के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है। एग्जांपल, जब तुम फाइल ओपन, सेव, एडिट करते हो किसी सॉफ्टवेयर लाइक MS वर्ड, नोटपैड में, तो तुम एप्लीकेशन लेयर पर काम कर रहे हो। फिर होती है लॉजिकल फाइल सिस्टम। ये लेयर मेटा डेटा फाइल्स के डिटेल और परमिशन एक्सेस राइट मैनेज करती है। जैसे कौन फाइल को पढ़ सकता है, कौन लिख सकता है और फाइल के नाम, साइज, टाइप वगैरह क्या है। फिर आते हैं फाइल ऑर्गेनाइज मॉड्यूल। इस लेयर का काम है कि फाइल स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज करना, जैसे फाइल किस तरीके से मेमोरी में स्टोर होगी, सिक्वेंशियल, इंडेक्स या लिंक्ड फॉर्म में। ये लेयर फाइल को इंटरनल फॉर्म में अरेंज करती है ताकि एक्सेस फास्ट हो। फिर फोर्थ टाइप का होता है हमारा बेसिक फाइल सिस्टम। ये लेयर डिवाइस ड्राइवर के साथ काम करती है। इसका काम है रीड राइट रिक्वेस्ट को डिवाइस ड्राइवर तक भेजना। यानी जब तुम फाइल को एक्सेस करते हो तो बेसिक फाइल सिस्टम उस रिक्वेस्ट को एक्चुअल हार्डवेयर तक ले जाती है। लास्ट है हमारी इनपुट आउटपुट कंट्रोल डिवाइसेस। ये लोएस्ट लेयर होती है। इस लेयर पर एक्चुअल हार्डवेयर लाइक हार्ड डिस्क, SSD फाइल को फिजिकली रीड या राइट करना होता है। ये लेयर डिवाइस ड्राइवर और डिस्क के बीच का ब्रिज है। एक एग्जांपल से समझते हैं। एप्लीकेशन लेयर, जैसे आपने फाइल ओपन करी है। लॉजिकल लेयर, फाइल का नाम, टाइप, एक्सेस परमिशन चेक करना। फाइल ऑर्गेनाइजेशन मॉड्यूल बताता है कि फाइल का स्ट्रक्चर कैसा है। बेसिक फाइल सिस्टम फाइल को लोड करने के इंस्ट्रक्शंस डिवाइस ड्राइवर को डेटा देता है। इनपुट आउटपुट लेयर हार्ड डिस्क से एक्चुअल फाइल रीड करके तुम तक पहुंचाता है। इन समरी में देखें तो फाइल सिस्टम एक मल्टी लेयर्ड सिस्टम है
हर लेयर का अपना अलग काम होता है। यूजर इंस्ट्रक्शंस से लेकर एक्चुअल डिस्क रीड या राइट तक ये डिज़ाइन सिस्टम को ऑर्गेनाइज और एफिशिएंट बनाता है। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पर, सिंबॉलिक फाइल सिस्टम। ये क्या होता है? सिंबॉलिक फाइल सिस्टम होता क्या है? सिंबॉलिक फाइल सिस्टम का मतलब होता है हम फाइल को नाम से एक्सेस करते हैं, ना कि किसी मेमोरी एड्रेस से। क्या करता है ये सिस्टम? हम जब भी किसी फाइल को ओपन करते हैं तो हम लिखते हैं उसका नाम और उसका पाथ। सिस्टम के लिए फाइल किसी मेमोरी ब्लॉक में रखी हुई होती है, जैसे डिस्क के किसी सेक्टर में, लेकिन हमें ये याद रखने की जरूरत नहीं होती। हमें केवल फाइल का नाम याद रखना है, उसका ये याद रखना है कि वो कौन से फोल्डर में है, कौन सी फाइल में है। जैसे मान लीजिए आपकी ड्राइव्स होती हैं, सी ड्राइव, डी ड्राइव, उसमें आप फोल्डर बना देते हैं सॉफ्टवेयर नाम का, तो डी ड्राइव के अंदर सॉफ्टवेयर नाम के फोल्डर में आपकी फाइल रखी हुई है, तो हमें उसका पाथ देना पड़ता है केवल। उसका ये नहीं कि हमें बिल्कुल रैम का एड्रेस याद करना है कि वो इस वाले एड्रेस में रखी हुई है। तो ये होता है सिंबॉलिक फाइल सिस्टम, ठीक है। सिंबॉलिक फाइल सिस्टम का काम क्या है? ये अब्स्ट्रैक्शंस प्रोवाइड करता है। यूजर सिर्फ नाम पाथ जानता है, सिस्टम उस नेम को एक्चुअल लोकेशन से मैप कर देता है। इसके एडवांटेज क्या क्या होते हैं? इजी टू यूज़। आप अगर एड्रेस याद करेंगे ना रैम का एक्चुअल, तो वो बहुत हार्ड पड़ जाएगा। नाम याद रखना आसान होता है। डायरेक्ट मेमोरी एड्रेस एक्सेस नहीं होता, इसलिए सिस्टम सिक्योर रहता है। फ्लेक्सिबल, अगर फाइल की लोकेशन बदलेगी तो सिंबॉलिक नेम भी सेम रह सकता है। जैसे मान लीजिए जब तुम बोलते हो node.txt को ओपन करो, तो ओएस उस सिंबॉलिक नेम को एक्चुअल मेमोरी एड्रेस जैसे कि सेक्टर 23 ऑफ डिस्क से मैप करता है और फाइल खोल देता है। इन कंक्लूजन में अगर देखें तो सिंबॉलिक फाइल सिस्टम एक यूजर फ्रेंडली सिस्टम है जो फाइल नेम्स और पाथ का यूज करता है। इससे यूजर को फिजिकल स्टोरेज डिटेल के बारे में सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। अब नेक्स्ट है हमारा बेसिक फाइल सिस्टम। ये क्या होता है? सिर्फ ब्लॉक लेवल ऑपरेशन हैंडल करता है, मतलब डिस्क के ब्लॉक और सेक्टर से डेटा को रीड या राइट करना। फाइल्स नेम, डायरेक्टरी या मेटा डेटा में बिल्कुल हाथ नहीं लगाता। कैसे काम करता है? जब लॉजिकल फाइल सिस्टम या एक्सेस कंट्रोल वेरीफाई करके रिक्वेस्ट भेजता है, तो बेसिक फाइल सिस्टम उस रिक्वेस्ट के ब्लॉक डिस्क से उठाता या लिखता है। ये इंस्ट्रक्शंस डिवाइस ड्राइवर के थ्रू होती है। ड्राइवर ही एक्चुअल हार्डवेयर से बात करते हैं। 6 है हमारा एक्सेस कंट्रोल वेरिफिकेशन। ये क्या करता है? ये इंश्योर करता है कि सिर्फ ऑथराइज यूजर ही फाइल को एक्सेस या मॉडिफाई या एग्जीक्यूट कर सके। कैसे होता है? हर फाइल के साथ परमिशन सेट होती है, जैसे रीड, राइट, एग्जीक्यूट। एक्सेस कंट्रोल लिस्ट ACLS में यूजर या ग्रुप के नेम और उनकी परमिशन स्टोर होती है। जब कोई प्रोसेस फाइल रिक्वेस्ट भेजती है तो पहले ACL चेक होती है। अगर परमिशन नहीं मिलती तो रिक्वेस्ट डिनी कर दी जाती है। लॉजिकल फाइल सिस्टम, लास्ट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट। लॉजिकल फाइल सिस्टम होता क्या है, करता क्या है? फाइल नेम, डायरेक्टरी, मेटाडेटा, साइज, टाइम स्टैम्प, परमिशन आदि को मैनेज करता है। फाइल लेवल ऑपरेशन प्रोवाइड करता है, जैसे ओपन, क्लोज, रीड, राइट, रीनेम, डिलीट। कैसे काम करता है? जब यूजर या एप्लीकेशन कोई फाइल ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहती है तो वो लॉजिकल फाइल सिस्टम के इंटरफेस से होता है। ये लेवर फाइल हायरार्की ट्री स्ट्रक्चर मेंटेन करती है, कौन सा फोल्डर के अंदर कौन सी फाइल है। फिर ये रिक्वेस्ट बेसिक फाइल सिस्टम के ब्लॉक रीड या राइट के लिए फॉरवर्ड करती है। अब आपके यहाँ पे फाइल सिस्टम ख़त्म होती है। इसी के साथ ही आपकी ये वाली यूनिट भी ख़त्म होती है, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट की, इन ऑपरेटिंग सिस्टम की। इसकी लास्ट यूनिट है फिजिकल फाइल सिस्टम। सबसे पहले देखते हैं फिजिकल फाइल सिस्टम आखिरकार होता क्या है। तो फिजिकल फाइल सिस्टम इंटरफेस एक ऐसा कनेक्शन पॉइंट होता है जिसमें यूज़र या फिर प्रोग्राम और ऑपरेटिंग सिस्टम के फाइल सिस्टम के बीच इंटरेक्शन होता है। मतलब जब हम फाइल्स या फोल्डर के साथ कोई काम करते हैं, जैसे कि उसको ओपन करना या सेव करना या फिर डिलीट करना, तो ये सब काम फाइल सिस्टम इंटरफेस के थ्रू होता है। अब इसमें टिपिकल ऑपरेशन क्या क्या होते हैं, ये सब यूजर या एप्लीकेशन परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट ऑपरेशन है आपका क्रिएट ए फाइल, नई फाइल बनाना, जैसे वर्ड फाइल, नोटपैड फाइल क्रिएट करना। सेकंड होता है आपका ओपन ए फाइल, पहले से बनी फाइल को खोलना, ओपन करना ताकि उसमें काम कर सके। फिर होता है रीड फ्रॉम ए फाइल, फाइल के अंदर जो डेटा है उसको रीड करना, देखना या उसे यूज़ करना। राइट टू फाइल, फाइल के अंदर नए डेटा को लिखना, एग्जिस्टिंग डेटा को अपडेट करना। डिलीट ए फाइल, जब फाइल का काम खत्म हो जाए और उसे सिस्टम से हटाना हो। रीनेम और मूव ए फाइल, फाइल का नाम बदलना या फिर फाइल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। सिंपल वर्ड्स में अगर बोले, फाइल सिस्टम इंटरफेस वो जरिया है जिससे हम ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि फाइल के साथ क्या करना है, क्रिएट, ओपन, रीड, राइट, डिलीट या फिर रीनेम, मूव।
अब आ जाते हैं फाइल कॉन्सेप्ट। क्या होता है? सबसे पहले देखते हैं हम फाइल क्या होती है। फाइल एक नाम से पहचानी जाने वाली कलेक्शन होती है जिसमें रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है। अब ये इन्फॉर्मेशन किसी भी फॉर्म में हो सकती है, जैसे कि टेक्स्ट, जैसे नोट्स, इमेज, फोटोज, ऑडियो, सॉन्ग्स, एग्जीक्यूटेबल कोड, प्रोग्राम्स। फाइल का डेटा स्टोर कहाँ होता है? फाइल को हम सेकेंडरी स्टोरेज पर रखते हैं, जैसे कि हार्ड डिस्क, एसएसडी या फिर पेन ड्राइव। फाइल के इंपॉर्टेंट पार्ट्स क्या होते हैं? हर फाइल के कुछ एट्रीब्यूट्स, प्रॉपर्टीज होती है, जैसे कि नेम, फाइल का नाम जैसे नोट्स डॉट टी एक्स टी। टाइप, फाइल का फॉर्मेट जैसे कि टेक्स्ट है, इमेज है, ऑडियो है, एग्जीक्यूटिबल है, एक्सेट्रा। साइज, फाइल कितनी बड़ी है, बाइट्स में हो सकती है, केबी में हो सकती है, एमबी में हो सकती है। क्रिएशन और मॉडिफिकेशन डेट्स, फाइल कब बनी है और कब लास्ट बार बदली गई है। परमिशन, कौन रीड या राइट या एग्जीक्यूट कर सकता है। लोकेशन, डिस्क के किस पार्ट में स्टोर है, इसका रिकॉर्ड। अगर एक छोटी लाइन में बोले तो एक फाइल एक नाम से जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन का ग्रुप है जिसमें डेटा होता है और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जिनको हम एट्रीब्यूट्स भी बोलते हैं, जैसे कि नाम, टाइप, साइज और परमिशन। अब आ जाते हैं एक्सेस मेथड। जब हम फाइल का डेटा यूज करते हैं, रीड या राइट करते हैं, तो किस तरीके से डेटा को एक्सेस करते हैं, उसको एक्सेस मेथड कहते हैं। एक्सेस करने के तीन तरीके होते हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट है हमारा सिक्वेंशियल एक्सेस। डेटा लाइन बाय लाइन या ऑर्डर में एक्सेस करते हैं, जैसे एक ऑडियो कैसल। अगर लास्ट गाना सुना है तो पहले सब गाने सुनने पड़ेंगे या फॉरवर्ड करना पड़ेगा। फाइल को स्टार्ट से लेकर एंड तक एक एक करके रीड या राइट होता है। यूज, टेक्स्ट फाइल में इसका यूज होता है, लॉग्स फाइल में इसका यूज होता है। फिर होता है डायरेक्ट एक्सेस या फिर इसको बोलते हैं रैंडम एक्सेस। डेटा को सीधे किसी भी जगह से एक्सेस कर सकते हैं, जैसे पेन ड्राइव में कोई भी फोटो डायरेक्ट खोल लेना बिना पहले वाले फाइल्स को देखे। फाइल के किसी भी ब्लॉक पर डायरेक्ट जंप कर सकते हैं, यूज डेटाबेस या फिर हार्ड डिस्क में भी इसका ही यही वाला मेथड यूज होता है। फिर होता है हमारा इंडेक्स एक्सेस। एक इंडेक्स टेबल होता है जो बताता है कि डेटा किस जगह किस ब्लॉक पर है, जैसे कि एक बुक्स के अंदर इंडेक्स पेज से हम देखते हैं कि कौन सा चैप्टर किस पेज पर है। रिकॉर्ड नंबर या की से डायरेक्टली डेटा ढूंढ सकते हैं। यूज लार्ज फाइल लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम। इन सिंपल लैंग्वेज, एक्सेस मेथड बताता है कि हम फाइल के डेटा को कैसे रीड करते हैं, राइट करते हैं, मतलब कैसे एक्सेस करते हैं, कैसे पहुंचते हैं वहां तक, सीधा ऑर्डर में या फिर इंडेक्स देखकर। अब आ जाओ डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। होता क्या है डायरेक्टरी स्ट्रक्चर? जब सिस्टम में बहुत सारे फाइल्स होते हैं तो उनको प्रॉपर तरीके से अरेंज करना जरूरी होता है। इसी अरेंजमेंट को डायरेक्टरी स्ट्रक्चर कहते हैं। अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट है सिंगल लेवल डायरेक्टरी। सभी फाइल्स एक ही जगह पर रखी जाती हैं, जैसे एक रूम में सब कुछ बिखरा पड़ा है। हर यूजर की फाइल एक ही डायरेक्टरी में होती है। नेम क्लैश हो सकता है, दो लोग एक ही नाम की फाइल बना सकते हैं। सिंपल है पर मैनेजेबल नहीं है, फाइल्स ज़्यादा हो जाती हैं। फिर हो गया टू लेवल डायरेक्टरी। हर यूज़र के लिए अलग डायरेक्टरी होती है, जैसे हर स्टूडेंट अपना अलग लोकर स्कूल में रखता है। इसमें एक मास्टर डायरेक्टरी होती है जिसमें सब यूज़र के नाम होते हैं और हर यूज़र की अपनी प्राइवेट फाइल होती है। नेम कोलिजन का प्रॉब्लम हो सकता है, बेटर ऑर्गेनाइजेशन और प्राइवेसी भी मिलती है इसमें। फिर आ जाओ ट्री स्ट्रक्चर, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला। फोल्डर्स के अंदर फोल्डर्स होते हैं, सब फोल्डर्स। जैसे विंडो में डॉक्यूमेंट के अंदर प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर फाइल्स वाले फोल्डर्स। एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर बनता है, जैसे कि ट्री की ब्रांचेस। हाईली ऑर्गेनाइज, इजी सर्च और मैनेज कर सकते हैं। इन शॉर्ट, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर हमारी फाइल को अरेंज करने का तरीका होता है। सिंपल, एक जगह यूजर वाइज अलग अलग, या फिर एक ट्री जैसे फोल्डर के अंदर फोल्डर। दो तरह की और होती है, एसाइकल ग्राफ डायरेक्टरी। शेयर्ड फोल्डर और फाइल अलाउ करता है लेकिन साइकिल नहीं बनने देता। मतलब एक फाइल या फोल्डर को दो या दो से ज़्यादा एक्सेस किया जा सकता है। शेयरिंग पॉसिबल है लेकिन इसमें गोल चक्कर साइकिल नहीं बनता। जैसे एक प्रोजेक्ट डॉट डॉक्स को डॉक्यूमेंट और कॉलेज वर्क दोनों फोल्डर में दिखाया जा सकता है, पर सिस्टम को पता होता है कि फाइल डुप्लीकेट नहीं हुई है। शेयरिंग पॉसिबल है और स्ट्रक्चर क्लियर रहता है, कोई एंडलेस लूप नहीं होता। फिर आ जाते हैं जर्नल ग्राफ डायरेक्टरी। फुल फ्रीडम देता है, कोई भी फोल्डर या फाइल किसी और फोल्डर से लिंक हो सकता है, चाहे साइकिल बन जाए। इसमें लिंकिंग का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन दिक्कत यह है कि अगर साइकिल बन गया, फोल्डर एक दूसरे को घुमाते रहें, तो सिस्टम को स्पेशल टेक्निक लगानी पड़ती है, गार्बेज कलेक्शन। उन फाइल्स को हटाना जो किसी के यूज में नहीं है।
जिसे हम ऑर्फन फाइल्स भी बोल देते हैं। फ्लेक्सिबल है बट मैनेज करना मुश्किल होता है अगर साइकिल आ गई तो। इन शॉर्ट में असाइकल ग्राफ डायरेक्टरी शेयरिंग अलाउड है लेकिन साइकिल नहीं बनता। जर्नल ग्राफ डायरेक्टरी में फुल लिंकिंग फ्रीडम है, साइकिल भी अलाउड है बट क्लीनअप जरूरी है। फिर है हमारा प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है। फाइल के उसमें कह रहा हूँ मैं, फाइल के रेफरेंस में, आप कुछ और मत समझिएगा। प्रोटेक्शन का मतलब है कि फाइल को सिक्योर करना ताकि सिर्फ ऑथराइज जिनकी परमिशन हो वही यूज़र प्रोसेस कर सके, एक्सेस कर सके, मॉडिफाई कर सके। ऐसा नहीं है कि आपके कंप्यूटर में कोई भी घुसे, आपकी कोई भी फाइल खोले और पढ़ ले। तो उसमें प्रोटेक्शन लगाना भी बहुत ज़रूरी होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम इसको इंश्योर करता है कुछ तरीक़ों से, जिसमें सबसे फर्स्ट तरीका है हमारा फाइल परमिशन। हर फाइल के साथ कुछ परमिशन होते हैं। ये परमिशन 3 तरह के यूज़र के लिए होती है। ओनर जिसने फाइल बनाई है, ग्रुप एक ग्रुप ऑफ यूज़र, अदर्स बाकी सब लोग। और हर एक यूज़र के लिए ये एक्शन डिसाइड होते हैं। रीड फाइल को पढ़ सकते हैं, राइट फाइल को बदल सकते हैं, एग्जीक्यूट फाइल को रन कर सकते हैं अगर एग्जीक्यूटेबल फाइल है तो। एग्जाम्पल, ओनर को दे दिया रीड और राइट का, ग्रुप्स को दे दिया रीड ओनली का, अदर्स को दे दिया रीड ओनली का परमिशन। फिर आ जाता है हमारा ACL, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। फुल फॉर्म भी आपकी पूछ सकते हैं ACL की। ACL में हर फाइल के साथ एक लिस्ट होती है। इस लिस्ट में लिखा होता है कि कौन सा यूज़र या ग्रुप को फाइल पर कौन से राइट्स हैं, रीड राइट एग्जीक्यूट दिए गए हैं। यानी कि ACL ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है कंपेयर टू सिंपल फाइल परमिशन। अब आ जाते हैं इन्फोर्समेंट बाय OS। जब भी कोई यूज़र या प्रोग्राम फाइल को एक्सेस करने की कोशिश करता है, OS सबसे पहले परमिशन या ACL चेक करता है। अगर परमिशन मिलती है तो एक्सेस देता है, नहीं तो डिने कर देता है। अगर हम इन शॉर्ट में देखें प्रोटेक्शन को, प्रोटेक्शन का काम है फाइल्स को अनऑथराइज लोगों से बचाना, और इसके लिए परमिशन और ACL का यूज़ करके OS चेक करता है कि किस यूज़र को क्या करने की इजाज़त है। इजाज़त है तो वो काम करेगा, नहीं तो मना कर देगा। कंसिस्टेंसी सिनेमेटिक। कंसिस्टेंसी सिनेमेटिक्स का मतलब होता है जब एक प्रोसेस फाइल में कुछ बदलाव करता है तो वो बदलाव दूसरे प्रोसेस को कब और कैसे दिखेगा। ये जरूरी है स्पेशली जब एक ही फाइल को मल्टीपल यूजर्स या प्रोसेस यूज करते हैं। सबसे फर्स्ट हो गया इसमें राइट थ्रू सिनेमेटिक्स। जैसे ही फाइल में कोई चेंज होता है तुरंत वो डिस्क पर लिख दिया जाता है, यानी कि मेमोरी में नहीं रुकते, डायरेक्ट परमानेंट स्टोरेज में सेव हो जाते हैं। एडवांटेज, डेटा सेफ रहता है, अगर सिस्टम क्रैश करे तब भी डेटा बचा रहता है। डिसएडवांटेज, थोड़ा स्लो परफॉर्मेंस हो सकती है इसकी वजह से। सिंपल अगर सोचो, हर बार सेव बटन दबाते ही फाइल तुरंत पेन ड्राइव हार्ड डिस्क में लिख दी जाए। फिर दूसरे टाइप का है इसमें डिले राइट सिनेमेटिक्स। फाइल को चेंजेस पहले मेमोरी में स्टोर होते हैं टेम्परेरी, बाद में थोड़ी देर के बाद या फिर जब मेमोरी भर जाए डिस्क पर लिखा जाता है। एडवांटेज, फास्ट परफॉर्मेंस मिलती है क्योंकि बार बार डिस्क एक्सेस नहीं करनी पड़ती। डिसएडवांटेज, अगर उस बीच सिस्टम क्रैश हो जाए तो नए चेंजेस हो सकते हैं, डेटा लॉस हो सकता है। सोचो अगर तुमने एक डॉक्यूमेंट में बहुत कुछ लिखा है पर सेव नहीं किया और पावर कट हो गया तो मान लो इसमें गायब हो जाता है, इस वाले डिले राइट सिनेमेटिक्स में। OS का रोल क्या होता है इसमें? OS को डिसाइड करना पड़ता है कि कौन सा मेथड यूज़ करे। राइट थ्रू ज़्यादा सेफ है बट स्लो है, डिले राइट ज़्यादा फास्ट है बट थोड़ा रिस्की है। यानी परफॉर्मेंस और रिलायबिलिटी के बीच बैलेंस बनाना पड़ता है। OS का काम ये है इसमें। इन शॉर्ट में अगर हम देखें, कंसिस्टेंसी सिनेमेटिक्स बताता है कि जब एक प्रोसेस कुछ लिखता है तो दूसरे प्रोसेस को वो बदलाव कब दिखेंगे। OS को डिसाइड करना पड़ता है कि डेटा को तुरंत डिस्क में लिखना है या फिर थोड़ी देर के लिए मेमोरी में ही रखना है। अब यहाँ पे हो गया ये वाला भी टॉपिक खत्म आपका। अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, फाइल सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन। जब ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल सिस्टम को बनाता है या यूज़ मैनेज करता है तो वो कुछ लेयर्स और डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ करता है। चलो एक एक करके इसे समझते हैं। सबसे फर्स्ट है इसमें बूट ब्लॉक। डिस्क का पहला पार्ट यूज़ होता है। इसमें वो कोड होता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम को बूट या फिर स्टार्ट करने के लिए ज़रूरी होता है जब कंप्यूटर ऑन होता है तब। फिर हमारा हो गया वॉल्यूम कंट्रोल ब्लॉक। इसमें फाइल सिस्टम का इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होता है जैसे टोटल डिस्क साइज, कितनी जगह खाली है, फाइल सिस्टम का टाइप। डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, ये एक टेबल होती है जिसमें फाइल नेम और उनकी डिटेल मेटा डेटा स्टोर होता है जैसे फाइल का नाम, उनकी लोकेशन, उनका साइज एक्सेट्रा। फाइल कंट्रोल ब्लॉक FCB, हर एक फाइल का अपना एक रिकॉर्ड होता है। इसमें फाइल का साइज, क्रिएशन और मॉडिफिकेशन डेट्स, कहाँ कहाँ फाइल के डेटा के ब्लॉक्स पड़े हैं, ब्लॉक्स पॉइंटर। लास्ट हो गया हमारा डेटा ब्लॉक्स।
ये एक्चुअल वो जगह है जहाँ फाइल का असली डेटा पड़ा है, जैसे कि डॉक्यूमेंट का टेक्स्ट, इमेज का डेटा एक्सेट्रा। अब आ जाते हैं डेटा स्ट्रक्चर। फाइल सिस्टम कुछ इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर का भी यूज़ करती है, जैसे कि इनोड। ये आपने नहीं सुना होगा इनोड के बारे में। एक छोटी सी स्ट्रक्चर होती है जिसमें फाइल की सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है। ये आपने हो सकता है सुना हो फैट एंट्री। विंडो और ओएस, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम और डीओएस इसे यूज़ करते हैं। फैट पुराना हो गया लेकिन अब तो एंटी एफएस चल रहा है। फैट एंट्री क्या होता है? फैट फाइल एलोकेशन टेबल। इसमें फाइल के पार्ट्स ब्लॉक का ट्रैक रखा जाता है, जैसे कि फाइल का एक हिस्सा कहाँ है, अगला हिस्सा कहाँ है, एक्सेट्रा। फिर हमारा हो गया फ्री स्पेसिंग ट्रैकिंग। ये बताता है कि डिस्क पर कौन सी जगह खाली है। दो तरीके होते हैं इसके, एक होता है बिटमैप, एक होता है लिंक लिस्ट। बिटमैप हर ब्लॉक के लिए एक बिट 0 या 1, 0 फ्री है, एक ऑक्युपाइड है। लिंक लिस्ट फ्री ब्लॉक्स को एक चैन जैसे लिंक करके रखा जाता है। अगर हम इन सिंपल समरी में देखें ना फाइल सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन को, तो फाइल सिस्टम मल्टीपल्स लेयर का ग्रुप होता है। बूट कोड, सुपर ब्लॉक्स, डायरेक्टरी, फाइल रिकॉर्ड, इनकोड, एफसीबी और एक्चुअल डेटा ब्लॉक्स, और फ्री जगह और फाइल्स को मैनेज करने के लिए इनकोड्स, फैक्ट टेबल्स और बिटमैप का यूज़ किया जाता है। अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, एलोकेशन मेथड। जब फाइल सिस्टम अपने डिस्क पे फाइल स्टोर करता है तो वो फाइल ब्लॉक्स को एलोकेट करने के लिए तीन मेन मेथड यूज़ करता है। हर मेथड का अपना बेनिफिट और लिमिटेशन होता है। सबसे फर्स्ट हो गया हमारा कंटीजियस एलोकेशन। हर फाइल को कॉन्जिक्यूटिव लगातार ब्लॉक्स दिए जाते हैं। एडवांटेज क्या है? इजी टू इम्प्लीमेंट। इस मेथड को बनाना और मैनेज करना आसान होता है। फास्ट सिक्वेंशियल एक्सेस। अगर फाइल को सिक्वेंसली एक के बाद एक रीड या राइट करना हो तो बहुत फास्ट होता है। डिसएडवांटेज एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। जब फाइल के अंदर कुछ जगह खाली रह जाती है तो वो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन होती है, यानी कि जगह तो अवेलेबल है पर एक ब्लॉक के अंदर पूरी फाइल को स्टोर नहीं किया जा सकता। हार्ड टू ग्रो फाइल्स। अगर एक फाइल को ज़्यादा स्पेस चाहिए तो उसको बढ़ाना मुश्किल होता है क्योंकि ब्लॉक्स कंजिक्यूटिव होने चाहिए। अब आ जाओ लिंक एलोकेशन। इसमें हर फाइल का हर ब्लॉक एक पॉइंटर रखा जाता है जो उसके नेक्स्ट ब्लॉक की लोकेशन बताता है। एडवांटेज नो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। हर फाइल के लिए ब्लॉक्स कहीं भी हो सकते हैं तो स्पेस वेस्ट नहीं होता। इजी टू ग्रो। अगर फाइल को और स्पेस चाहिए तो नए ब्लॉक्स आसानी से ऐड किए जा सकते हैं। डिसएडवांटेज पुअर रैंडम एक्सेस। फाइल के किसी भी ब्लॉक्स को डायरेक्टली एक्सेस नहीं किया जा सकता। हर ब्लॉक्स को पॉइंटर फॉलो करते हुए रीड या राइट करना पड़ता है। ओवरहेड फॉर पॉइंटर। हर ब्लॉक को एक पॉइंटर चाहिए होता है जो एक्स्ट्रा मेमोरी कंज्यूम करता है। फिर आ गया हमारा इंडेक्स एलोकेशन। हर फाइल का अपना इंडेक्स ब्लॉक होता है जो सभी डेटा ब्लॉक्स के पॉइंटर को स्टोर करता है। एडवांटेज गुड रैंडम एक्सेस। फाइल का हर ब्लॉक डायरेक्ट एक्सेस किया जा सकता है, आपको पॉइंटर फॉलो करने की जरूरत नहीं है। नो फ्रेगमेंटेशन। फाइल को कहीं भी एलोकेट किया जा सकता है तो फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम होती ही नहीं है इसमें। इसका डिसएडवांटेज क्या है? अगर फाइल बहुत बड़ी है तो मल्टीपल इंडेक्स ब्लॉक की जरूरत पड़ती है, तो जो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाता है। इन समरी में अगर हम देखें, कंटिन्यूस एलोकेशन फास्ट एक्सेस बस फ्रेगमेंटेशन एंड ग्रोथ इशू। लिंक्ड एलोकेशन नो फ्रेगमेंटेशन एंड इजी ग्रोथ बट स्लो रैंडम एक्सेस एंड पॉइंटर ओवरहेड। इंडेक्स एलोकेशन गुड रैंडम एक्सेस एंड नो फ्रेगमेंटेशन बट मे बी नीड मल्टीपल इंडेक्स लेवल फॉर लार्ज फाइल्स। अब इस यूनिट का ये वाला टॉपिक है लास्ट, फ्री स्पेस मैनेजमेंट। फ्री स्पेस मैनेजमेंट की टेक्निक समझना बहुत ही ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि ये डिसाइड करती है कि डिस्क की स्पेस एफिशिएंटली कैसे मैनेज की जा सकती है। चलो इसको देखते हैं पहले कि होता क्या है फ्री स्पेस मैनेजमेंट। डिस्क पर काफ़ी सारी जगह होती है। कभी कभी कुछ ब्लॉक्स फ्री होते हैं और कुछ एलोकेटेड होते हैं। फ्री स्पेस मैनेजमेंट ये ट्रैक करता है कि कौन सा ब्लॉक्स फ्री है और कौन से किसी भी फाइल के लिए एलोकेटेड है। इसमें सबसे फर्स्ट है हमारा बिट मैप। एक एरे होती है जिसमें एक बिट के थ्रू हर ब्लॉक की स्टेटस बताई जाती है। 0 यानी कि ब्लॉक फ्री है, 1 यानी कि ब्लॉक एलोकेटेड है। एडवांटेज सिंपल। ये मेथड बहुत सिंपल है। कंस्टेंट टाइम टेस्ट प्रोवाइड करता है, यानी कि आप 0-1 टाइम में चेक कर सकते हैं कोई ब्लॉक फ्री है या एलोकेटेड। एफिशिएंट है, हर ब्लॉक के लिए बस एक बिट का यूज़ होता है। डिसएडवांटेज मेमोरी यूसेज। अगर डिस्क बहुत बड़ी है तो ये मेथड थोड़ा मेमोरी कंज्यूम कर सकता है, क्योंकि हर ब्लॉक के लिए एक बिट जरूरी होता है इसमें। फिर हमारा आ गया लिंक लिस्ट।
इस मेथड में फ्री ब्लॉक्स एक लिंक लिस्ट के फॉर्म में होते हैं। सुपर ब्लॉक्स में एक पॉइंटर होता है जो फ्री ब्लॉक्स की लिस्ट को हेड पॉइंट करता है। एडवांटेज इसके नो एक्स्ट्रा स्पेस। बिट मैप के कंपैरिजन में एक्स्ट्रा स्पेस की जरूरत नहीं है क्योंकि ब्लॉक्स खुद ही एक लिस्ट में लिंक्ड होते हैं। डिसएडवांटेज पॉइंटर ओवरहेड। हर फ्री ब्लॉक में एक एक्स्ट्रा पॉइंटर होता है जो मेमोरी को थोड़ा एक्स्ट्रा ओवरहेड क्रिएट कर सकता है। स्लोअर एक्सेस। अगर आपको रैंडम ब्लॉक एक्सेस करना हो तो लिस्ट को ट्रांसवर्स करना पड़ता है। फिर हमारा तीसरा तरीका है ग्रुपिंग। पहले फ्री ब्लॉक्स नेक्स्ट एंड नेक्स्ट ब्लॉक के एड्रेस को स्टोर करता है। इससे पॉइंटर ओवरहेड थोड़ा कम किया जाता है। इसका एडवांटेज क्या है? रिड्यूस पॉइंटर ओवरहेड। जैसे ही एक ब्लॉक फ्री होता है वो नेक्स्ट एंड नेक्स्ट फ्री ब्लॉक्स के साथ स्टोर कर लेता है। इससे पॉइंटर ओवरहेड कम हो जाता है। डिसएडवांटेज मैनेजमेंट कॉम्प्लेक्सिटी। इस मेथड की मैनेजमेंट थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो सकती है क्योंकि ब्लॉक्स को एफिशिएंटली ट्रैक करना पड़ता है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, काउंटिंग। इस मेथड में स्टार्ट और काउंट पेयर स्टोर किए जाते हैं जो फ्री ब्लॉक्स की कंटीजियस रेंज को डिफाइन करते हैं। एग्जांपल, अगर 10 ब्लॉक फ्री हैं तो ये स्टार्ट ब्लॉक और काउंट 10 के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है। एडवांटेज कॉम्प्लेक्ट रिप्रेजेंटेशन। अगर बहुत सारे फ्री ब्लॉक्स कंटीजियस हैं तो ये मेथड कॉम्प्लेक्ट होता है और स्पेस एफिशिएंसी यूज होती है। डिसएडवांटेज कोएलेक्सिंग नीडेड। जब फ्री ब्लॉक नॉन कंटीजियसली फ्री होते हैं तब उनको कोएलेक्स करना पड़ता है, यानी कि मर्ज करना, जो मैनेजमेंट थोड़ा कॉम्प्लेक्स बना सकता है। इन समरी में देखें, अगर बिटमैप सिंपल और एफिशिएंट है पर लार्ज डिस्क पे मेमोरी यूज का इशू हो सकता है। लिंक लिस्ट नो एक्स्ट्रा स्पेस लेकिन पॉइंटर ओवरहेड हो सकता है। ग्रुपिंग पॉइंटर ओवरहेड को रिड्यूस करता है लेकिन मैनेजमेंट थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। काउंटिंग एफिशिएंट स्टोरेज। अगर फ्री ब्लॉक कंटिन्यूस है लेकिन मर्जिंग की जरूरत पड़ती है इसमें। तो यहाँ पे आपकी हो गई ये वाली यूनिट ख़त्म। ये वाली 6 की 6 यूनिट अच्छे से पढ़िए, फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सोल्व करिए। आई एम श्योर कि इससे आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी एग्ज़ाम में। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय।